हम अपना बायोम कंप्लीट कर रहे थे, तो उसमें आज हम डिफरेंट टाइप के बायोम्स हमने देखे थे। टुंड्रा ऊपर था, फिर इधर ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट था, फिर टेम्परेट ग्रीन क्लाइमेट था, है ना, ग्रासलैंड था टेम्परेट। उसके बाद यहाँ चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट था, फिर यहाँ 65 से 35 के बीच में, है ना, फिर बीच में, और फिर मानसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट, और फिर रेन फॉरेस्ट, है ना। ये टाइप डिफरेंट टाइप के बायोम्स है जो हमें एक पर्टिकुलर पैरेलल और उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट के डिज़ाइन में, मतलब किस तरफ हैं वो, उनकी लोकेशन क्या है, पैरेलल के थ्रू, पैरेलल मतलब जो लैटिट्यूड है उसके थ्रू, और कॉन्टिनेंट के किस डायरेक्शन में, वहाँ से हमें बायोम का पता चलता है कि यहाँ पे हो सकता है। उसके क्या कैटेगराइजेशन फीचर, वहाँ पे क्या क्या कैसे पाया जाता है, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है टुंड्रा बायोम। बायोम, ठीक, ये हमने कहाँ देखा था? ठीक है, इस इधर देखा था। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये ज़्यादातर पाया जाता है। कहाँ पे? हेमिस्फीयर में। ज़्यादा नीचे देखो, नीचे तुम्हें वो दिख रहा है क्या, लैंड मास ज़्यादा, आइसबर्ग्स है ना, कॉन्टिनेंट्स ऊपर कहाँ ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे ट्री वेजिटेशन कम पाया जाता है, और इवन ना के बराबर पाया जाता है। ठीक है, टुंड्रा बायोम में ट्री वेजिटेशन ना के बराबर पाया जाता है। कंट्रीज के नाम लिखो ऊपर। यूएस, अगर आप देखोगे, अगर एटलस में आप देखोगे तो ऊपर इधर पे यूएस है, यूएस के ऊपर सॉरी कनाडा है, अलास्का है यूएस का, यूएस नीचे है लेकिन उसका अलास्का का पार्ट कनाडा के साथ इधर है। आप लोगों ने मैप देखा है, यूएस है, यूएस के ऊपर कनाडा है, लेकिन कनाडा का कुछ इस तरफ वाला पार्ट जो रशिया के इधर से थोड़ा सा दूर है, अलास्का, वो यूएस का पार्ट है, इसलिए यूएस का अलास्का। यहाँ पे कनाडा का ऊपर वाला पार्ट, यहाँ से आएंगे तो आप ग्रीनलैंड जो है, उसके बाद यहाँ पे जो अपने नॉर्वे स्वीडन वगैरह वाला पार्ट, फिर पूरा रशिया, है ना, ये सब किस में आता है, टुंड्रा बायोम में। ठीक है, आप लाइव दिख रहा है तो क्यों उसमें देख रहे हो, है ना। ये सब आ रहा है, डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, आयरलैंड, रशिया। ठीक है, फिनलैंड और रशिया, आयरलैंड नहीं, फिनलैंड और रशिया, ये सब हमने देख लिए ऊपर जो 65 टू 90 डिग्री के उसमें बैंड में आ रहे हैं। उसके बाद एल्पाइन टुंड्रा। अरे मैंने बता दिया ना उसमें, तो फिर आप उसको लिख लोगे कि उस बैंड में जाएगा ही। ठीक है, उसके बाद है एल्पाइन टुंड्रा। हाँ, एक टाइप का है। ये क्या है, दो पोल होते हैं हमारे यहाँ, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठंडे। ये होता है थर्ड पोल, थर्ड थर्ड पोल। अब एल्पाइन टुंड्रा कहाँ मिलता है, हाइट में। ठंड कहाँ हो सकती है, या तो पोल्स में होगी, मतलब इक्वेटर से दूर लास्ट में एक्सट्रीम्स में, या फिर आपकी हाइट मतलब एल्टीट्यूड इतना हो, एक लैटिट्यूड एक लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो लैटिट्यूड में या तो ऊपर वाले लैटिट्यूड्स में, मतलब जो दूर है इक्वेटर से उन पे होगी, नॉर्थ या साउथ में, या फिर आपका इसी लैटिट्यूड में जो एल्टीट्यूड है वो उतना हो जाए। जैसे जैसे वो रूल पढ़ा है ना आपने, जैसे हाइट बढ़ती है तो कहते टेम्परेचर डिक्रीज होता है, वैसे ही जब अगर आप 3000 4000 5000 मीटर स्क्वायर फीट की हाइट पे जाओगे तो इतना टेम्परेचर आ जाएगा जो इसको, इस कैटेगरी को सेटिस्फाई करेगा। तो थर्ड एल्पाइन जो है वो हमारा हिमालय से। तो अगर आपको कोई बोले कि एल्पाइन टुंड्रा या टुंड्रा बायोम चलते इंडिया में भी मिलता है, तो कैसे मिलता है, आप देखोगे कि यार ये तो हमारा तो इधर इधर है ना, नीचे ही है, ट्रॉपिक्स में हमारा देश। जब पूरा ग्लोब बनोगे तो आप देखोगे ट्रॉपिक्स में हमारा देश नहीं, ये इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से जाती है हमारे यहाँ से, ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा से होते हुए आगे निकलती है, तो इधर से जाती है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो हमारा तो ट्रॉपिक्स के अंदर आता है, ठीक है, दोनों में। लेकिन आप देखो कि टुंड्रा तो बहुत ऊपर है, लेकिन एल्पाइन टुंड्रा जो कि थर्ड पोल बोला जाता है हिमालयास, उसकी हाइट काफ़ी है। ठीक है, इसीलिए थर्ड एल्पाइन भी हमारे, थर्ड टुंड्रा भी हमारे यहाँ मिलता है। ठीक है, एल्पाइन टुंड्रा बोलते हैं उसको। इसके तो है, एक वेस्ट हिमालय है
और एक ईस्ट हिमालय है, ठीक है। इसके दो सेक्शन है, एक वेस्ट हिमालय है और एक ईस्ट हिमालयाज है, ठीक है। तो वेस्ट हिमालय में मान लीजिए ये है, इसमें आपका नीचे तो टेम्परेट रहेगा। आप लोगों ने वो पढ़ा है कि जैसे अगर एक ग्लोब है, ठीक है, तो ये होगा आपका इक्वेटर, ये तो ये क्या हो जाएगा, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन है, ये क्या हो जाएंगे आपके ट्रॉपिक्स। और इसके ऊपर ये जो इसके बाहर का पार्ट है वो क्या हो जाएगा टेम्परेट। ये पता है, पता है, अब पता चल गया, मतलब समझ आ गया ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। इस बैंड में आएगा तो ट्रॉपिक्स, इसके बाहर आएगा तो टेम्परेट। अब इंडिया कहाँ पे है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर उसके गुजरात से निकलता है, इंडिया यहाँ पे ना ऐसा है, तो मतलब टेम्परेट में भी कुछ पार्ट है और ट्रॉपिक्स है ना अंदर भी आ रहा है। अब टेम्परेट में तो ऊपर वाला ये है टेम्परेट का पार्ट है, यहाँ पे हिमालयाज है, हिमालयाज कहाँ पे टेम्परेट वाले रीजन में। तो इधर देखो नीचे तो टेम्परेट रहेगा, जो उसका बेस है हिमालयाज का उधर टेम्परेट रहेगा, लेकिन क्योंकि एल्टीट्यूड ज्यादा है, वेस्ट हिमालयाज की बात कर रहा हूँ अभी, उसका एल्टीट्यूड ज्यादा, एल्टीट्यूड का मतलब हाइट, जो सी लेवल से हाइट है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। 4000 मीटर करीब के बाद, 4000 मीटर या उसके बाद ऊपर टुंड्रा स्नो दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है, ठीक है। ईस्ट हिमालय की हाइट ज्यादा है, वेस्ट हिमालय से ईस्ट हिमालय की हाइट ज्यादा है। इधर से क्या हुआ, ऐसे बढ़ा, ये जो प्लेट है हमारे यहाँ, पहले ज्योग्राफी हो जाना था आपका, ठीक है। ये जो आपका प्लेट है, तो यूरेशियन प्लेट था, ये यूरेशियन प्लेट था, यहां से इंडिया प्लेट आ रही थी, ठीक है। तो पहले जाके ये ऐसे नॉर्थ वेस्ट की तरफ ऐसे 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 बढ़ रही थी, यहाँ से ऐसा बढ़ रही थी, तो यहाँ पे जाके ये फिट हुई। अब मान लो कैसे फिट हुई कि सॉरी, ये ऐसा है नॉर्थ यूरेशियन प्लेट, ये जा रही है, ठीक है। तो ये जाके ऐसी आ रही है, पहले जाके ये यहाँ पे भिड़ी और फिर जोर से दरवाजा जैसे बंद होता ना, तो वैसे जाके ये भिड़ा। तो जितना जोर से भिड़ेगा वो खड़ा होगा ज्यादा, जितना जोर से भिड़ेगा, तो यहाँ पे आके जैम हुआ, इसकी कुछ हाइट हुई और ये भिड़ते यहाँ से ये जैम होता रहा, तो यहाँ से हाइट ज्यादा हुई है। क्यों, क्योंकि वो हिंज जैसा जो बनता है ना वैसा बना है। तो यहाँ से आके पहले ये वाला पार्ट लगा और फिर ये वाला पार्ट ऐसा ऐसे लगा, इसलिए फिर वो सिंक लाइन बनता है। ये जो हमारा नर्मदा रीजन है, क्या होता है, ये अभी भिड़ता है, तो ये देखो यहाँ पे जब ये भिड़ेगा तो यहाँ पे गड्ढा पड़ेगा गड्ढा। यहाँ पे क्या थी, यहाँ पे यूरेशियन प्लेट के बीच में समुद्र था, तो वो जाके वहाँ पे सब ऐसा बैंड बन गया, ठीक है। यहाँ पे ये फिक्स हो गया जाके, क्यों, क्योंकि यहाँ ये प्लेट कुछ नीचे को घिसा होगा, और फिर वहाँ पे जैसे वेल्डिंग हो जाती है ना, वैसी वेल्डिंग टाइप हो गई है, उसको कुछ बोलते हैं मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो वेल्डिंग टाइप हो गई। उसके बाद यहाँ से नदियाँ निकलना चालू हुई पहाड़ से ऊपर से, ठीक है। एक टाइम के बाद नदियाँ निकलना चालू हुई, तो उनके जो सेडिमेंट्स हैं उन्होंने हमारी गंगा के प्लेन्स को भरा है। एक तो ये ब्लॉक माउंटेन, नए फोल्ड माउंटेन्स है, नए फोल्ड माउंटेन्स हैं। कौन से, हिमालय सबसे न्यू है ना, यंग फोल्ड माउंटेन्स है। तो क्या हुआ कि इनके जो यहाँ से हुआ और नदियाँ भरी हैं, तो इनके कारण पड़ी, मतलब इनका जो वो आ रहा था सेडिमेंट्स, उन्होंने ये जो यहाँ पे गड्ढा हुआ था वहाँ पे भरा, इसीलिए हमारा जो गंगा वाला बेल्ट है वो इतना मतलब प्रॉस्पेरस है, इतना ज़्यादा उसमें सेडिमेंट्स हैं, इतने रिच सेडिमेंट्स हैं कि वहाँ पे खेती इतनी होती है, हर जगह एक एक बार खेती होती है, हमारे यहाँ 2 टाइम हो सकती है, ठीक है। इतना ज़्यादा इसीलिए क्योंकि सेडिमेंट से अभी अभी बना है। और दूसरी बात, इसके अलावा मैं एक और चीज़ बता रहा था कि हाँ, यहाँ से पता कैसे चलता है कि यहाँ पे पहले सी था, मतलब कुछ एविडेंस होगा ना, कि मन से कहानी बता दी, तो यहाँ पता कैसे चलता है सी था। तो ऊपर की जो लेक्स हैं, कुछ लेक यहाँ पे तो फ्रेश वाटर मिलना चाहिए, आइस कैप्स हैं ऊपर, ऊपर हमारे यहाँ आइस कैप्स है ना, आइस जिससे हमारे यहाँ वो आते हैं, फ्रेश वाटर आता है गंगा में। ऊपर कुछ जो लेक्स हैं, पैंगोंग सो वगैरह, कुछ लेक्स ऐसी हैं जो कि सॉल्ट वाटर लेक्स है, मतलब जो जिनका ब्रैकिश टाइप का वाटर है,
ठीक है। तो सेलाइन वाटर होने के कारण आपको ये पता चला कि पहले वहां पे, अरे पहले वहां पे सी था, समझ होता है, एविडेंशियल पार्ट है। हाँ, टेथिस जियो सिंक्लाइन, और टेथिस वाला तो वो था ना, ये जो पेंजिया और पेंथलासा था, ये पेंजिया था, ये पेंथलासा था, ये टूटे। अरे वो आपने वो थ्योरी पढ़ी होगी ना, रेगनर की, और हाँ वही रेगनर और उनकी है ना, थॉमसन रेगनर। अरे एनसीईआरटी में है। वो एनडीए दे रहा है, तुम यूपीएससी दे रही हो, तो किसी के नॉलेज को अंडरमाइन कभी नहीं करना है। तो वो तो एनडीए दे रहा है, उससे क्यों बोल रही हो? ये आएगा, ये आएगा, तुम्हें तो आएगा। ये 12th क्लास की एनसीईआरटी में भी है, ये 12th क्लास की एनसीईआरटी में है, ठीक है, जो आपकी 12th क्लास की एनसीईआरटी है उसमें है ये। अरे यार, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्यों आ रहे थे? हाँ, ईस्ट हिमालयास, ईस्ट हिमालयास की हाइट बड़ी है, ये समझ में आया, ठीक है। तो इसकी हाइट बड़ी है, यहाँ पे टेम्परेट है। अब ये बताओ कि ईस्ट हिमालय किस तरफ पड़ता है हमारे यहाँ? नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, है ना, नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। यहाँ पे क्या है, मेघालयास, मेघालयास में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, ये मालूम है। वहाँ पे मानसून यहाँ पे बहुत ज़्यादा आता है ना, यही वाला मानसून यहाँ से काफ़ी ज़्यादा आता है और ट्रैप करता है। हिंद देखो, हमारे यहाँ एवरेज 110 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है, ठीक है, हमारे यहाँ इंडिया में एवरेज 100-110 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है, लेकिन यहाँ पे 1100 होती है हिमालयस में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ट्राइंगल शेप में जो वहाँ पे पहाड़ है, कौन से पहाड़ है? मेघालय में कौन से 3 पहाड़ है? गारो, खासी, जैंतिया, गारो, खासी, जैंतिया। तो उनका एक ट्राइंगल बनता है, वहाँ पे वो फंस जाते हैं और 1100 सेंटीमीटर रेनफॉल करते हैं, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है पूरी दुनिया में, ठीक है, एवरेज रेनफॉल। हाँ, तो यहाँ पे ये बताया था, नीचे टेम्परेट रीजन, ठीक है, यहाँ पे बारिश भी ज़्यादा होती है और ऊपर जाके हाइट भी ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ का जो ये है, इधर 5000 सेंटीमीटर मान लो, 5000 मीटर हाइट है, एवरेज हाइट, ठीक है। तो नीचे टेम्परेट में बारिश भी ज़्यादा हो रही है, इधर देखो, नीचे टेम्परेट में बारिश भी ज़्यादा हो रही है इस तरफ, और हाइट नहीं, यहाँ पे हाइट तो ठीक है, यहाँ पे जो टेम्परेचर वो सही है, हाइट में टेम्परेचर ज़्यादा होगा, यहाँ पे तो सही है, तो यहाँ पे वेजिटेशन ज़्यादा होगा। तो अगर कोई पूछे कि एल्पाइन में ऊपर ऊपर ज़्यादा आपका क्या बोलते हैं प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है या ज़्यादा स्पीशीज मिलेंगी या नीचे, तो नीचे मिलेंगी। क्यों? क्योंकि पानी और टेम्परेचर दोनों नीचे ज़्यादा है, समझ गए? मतलब पानी और टेम्परेचर कूल वाला, ठीक ठाक वाला, वो यहाँ पे। ऊपर स्नो मिलेगा, मोर रेनफॉल, हाई टेम्परेचर अलोंग फुट हिल्स, मोर फॉरेस्ट, फुट हिल्स में ज़्यादा फॉरेस्ट होगा रेदर ऊपर। ये समझ में आ रहा है? श्योर? ठीक है। इस वाले जो हम टुंड्रा पढ़ रहे हैं, अब एल्पाइन टुंड्रा को हम थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, एल्पाइन टुंड्रा को थोड़ा रेस्ट करते हैं, अब टुंड्रा में वापस जाते हैं कि इसमें ट्रीज ना के बराबर मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद पायोनियर स्पीशीज जो हैं इसकी, हमने पायोनियर स्पीशीज पढ़ी थी क्या? पायोनियर, सीरल और क्लाइमेक्स पढ़ी थी। तो पायोनियर में कौन कौन सी पढ़ी थी? लेंचेस, मॉसेस, है ना, रोड्रॉन समथिंग करके, है ना, वो लिखा है आप लोगों ने। तो वही, अगर यहाँ पे भी पायोनियर स्पीशीज होंगी तो उन्हीं में से कोई होंगी, अगर यहाँ पे पायोनियर स्पीशीज होंगी तो उन्हीं में से कोई होंगी, हो सकता है कुछ ना हो टेम्परेचर के कारण, लेकिन होंगी तो उन्हीं में से ना। तो ये देखो यहाँ पे कौन कौन सी पायोनियर स्पीशीज मिलती है? मॉस, क्योंकि ट्री वेजिटेशन तो ना के बराबर है ना, ट्री वेजिटेशन तो ना के बराबर है, तो कुछ तो होगा वहां पे। तो मॉस, लिंचेस एंड रोडोनट्रॉन, उसका स्पेलिंग मैंने पिछली बार भी देखा नहीं था। तो यहाँ पे जो पायोनियर स्पीशीज हैं, पायोनियर स्पीशीज वो क्या है? मॉस, लिंचेस और ठीक है। एनिमल्स कौन से पाए जाते हैं यहाँ पे?
अब देखो, एक रूल है, ठीक है, जिसको एलियंस रूल बोलते हैं, कि आपके अगर आप ज़्यादा ठंडे रीजन में जाओगे तो आपके कान छोटे हो जाएंगे, ठीक है, फर ज़्यादा हो जाएंगे। ये नॉर्मल है, मतलब अडेप्टेशन रूल्स हैं ये, है ना। इसको एलियन रूल भी बोलते हैं, कि अगर कहीं पे आए कि किस तरीके से अगर आप आपका ठंडे तरफ से जा रहे हो तो आपके कान छोटे हो जाएंगे, अगर आप गर्म जगह जा रहे हो तो मैंने हाथी कान बताए थे, बड़े होते हैं, वो उससे अपना टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है। तो ये अडेप्टेशन वाले रूल्स है जो किसने दिए, एलियन रूल्स। तो मैंने ऐसे याद किया था कि कान छोटे जाएंगे, एलियन टाइप लगेंगे, तो एलियन ने दिया था, तो एलियन करके आप थोड़ा सा कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे सबको कनेक्ट नहीं करना, लेकिन कुछ चीज़ें जो आपको हो जाएगी, 4-6 नाम हो जाएंगे कि ये किसने दिया। अब मैंने आपको लिंडनमैन रूल बताया था, एलियन बताया था, आज तो याद आ गया, उस दिन याद ना आए तो एक आध का निमोनिक बना के रख लो, ठीक है। तो ये हो गया। तो पोलार बियर, यहाँ पे एनिमल्स कौन से मिलते हैं, पोलार बियर, ठीक है, ओनली इन नॉर्थ पोल, साउथ में नहीं मिलते, ठीक है। पोलार बियर्स ओनली इन नॉर्थ पोल। रेनडियर, आर्टिक फॉक्स, आर्टिक्स हेयर, HARE। जो समझ में ना आए गूगल करो। क्यों गूगल करो, क्योंकि मुझे नहीं पता आपको, बट आप दोनों को स्पीशीज़ बहुत आती हैं। तो क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टाइप का 4 स्पीशीज़ के नाम दे देंगे। अभी आप अगर जो मैंने बोला ना वो आप करेंगे ना, कि कैटेगराइज करके क्वेश्चन देखेंगे स्पीशीज़ वाले, फ्लोरा फोना वाले, तो उसमें क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं कि 4 टाइप के स्पीशीज़ के नाम दे देंगे, और फिर बोलेंगे कि ये किस कैटेगरी को बिलोंग करता है, क्या इनमें से कौन सी बर्ड है या नहीं है, ठीक है, इनमें से कौन से डेट्रीवोरस हैं या नहीं है। तो आपने एक बार उनकी फोटो देखी होगी ना, तो कहीं ना कहीं आपके इमेज में आ जाएगा कि हाँ ये वाला नाम में ये इमेज थी, तो ये तो नहीं होगा। तो आपको जो एलिमिनेशन करने में या एक परफेक्ट चॉइस करने में एटलीस्ट एक कंक्लूजन या 50-50 पोजीशन में पहुंचने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जब आप स्पीशीज पढ़ें, तो आजकल तो जो मंथली मैगजीन्स आती है उसमें जब फ्लोरा फोना दिया जाता है तो उसमें उनकी फ़ोटो भी दी जाती है, ठीक है। लेकिन आप भी कोशिश करें कि जब आप पढ़ें तो एटलीस्ट उनकी फ़ोटो देख लें, क्योंकि वहाँ जाके सच में नहीं समझ में आता है कि इनमें से कौन सी होगी कौन सी नहीं होगी। तो एक बार आपके में फ़ोटो रहेगी तो आप ध्यान दे पाओगे, ठीक है। उसके बाद पेंगुइन है, ठीक है, ये साउथ पोल में मिलते हैं। इन एनिमल की लाइफ लॉन्ग होती है, दे हैव थिक फर। अब देखो किस टाइप के क्वेश्चन, किस टाइप के यहाँ पे लोग होंगे, फर क्यों, क्या होंगे इनके, थिक होंगे, फर थिक होंगे ना, क्यों, क्योंकि गर्मी से बचना है ना, और ठंडी से बचना है। इसीलिए देखा होगा कि ऊपर जो शीप मिलती है, जैसे कि आप उसकी बात कर रहे थे पश्मीना, तो पश्मीना किससे मिलता है, गोट से मिलता है। पश्मीना एक टाइप की गोट से मिलता है। आपको क्या लगा था, हाँ, शीप, हाँ सॉरी, मैं एक ही मानता हूँ उनको, मतलब मुझे एक से लगते हो, हाँ, तो शीप से मिलता है, ठीक है। तो वो उनके फर निकाल करके और उससे पश्मीना बनता है। तो उसके फर क्यों निकले, क्योंकि वो ठंडे रीजन में रह रही है, हमारे ऊपर रहती है ना कश्मीर साइड में, तो उसमें रह रही है, तो उसने अपने आप को बचाने के लिए किया, ठंडी ले आई। तो अब देखो इधर पे हमारा डबल सिम्बायोसिस सिम्बियोसिस बोलते हैं ना हम, जिसमें दोनों का फायदा हो, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जहाँ पे दोनों का फायदा हो। तो देखो बकरी का क्या फायदा हुआ कि भाई गर्मी आई, अब गर्मी में उसने वो जो ठंडा वाला कपड़े पहन रखे, मतलब वो जो उसने वूल उगा रखा है, उसके लिए तो बहुत ज़्यादा ठंडा गर्म है ना वो। मान लो नीचे आ गए गर्मियों में, कहीं ऐसे आना पड़ा कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई, अब उसने तो ठंडी के लिए लिया था, तो उसका टेम्परेचर तो मुश्किल हो गया वापस मेंटेन करना। उसने अडेप्ट किया है, उसने हाई वो नहीं किया अपने अंदर की, उसने अपनी बॉडी से कॉन्सेंट्रेटेड यूरिनेशन करने लगी या कुछ और, उसने अपनी बॉडी को अडेप्ट कर लिया वैसा, तो उसके बाल वैसे आ गए। अब गर्मी आ गई तो हमने क्या किया, उसके गर्मी के बाल हटा दिए, तो उसका फ़ायदा हो गया, हमें बाल मिल गए, हमने पश्मीना बेच लिया, तो हमारा फ़ायदा हो गया। ह्यूमर और यहाँ पे सिम्बायोटिक रिलेशन, ठीक है। तो ऐसे ही अब एक बार आपको ये समझ में आ गया ना कि ये होता क्या है, तो अब आप कहीं भी किसी भी एग्जांपल में ये रिलेट कर पाओगे, सिम्बायोटिक रिलेशन है, एसेलिज्म है या एमेंसेलिज्म है, जो भी है, ठीक है, कॉमन सेलिज्म, एमेंसेलिज्म, जो भी है वो आप ये पता कर पाओगे, क्योंकि आपको आप पता चल गया कि होता क्या वहाँ पे। फिर याद करने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। थिक हेयर है, ठीक है, ये समझ में आ गया। लार्ज बॉडी साइज, जैसे पेंगुइन को देखोगे तो आपको लगेगा छोटा है, लेकिन उसके बॉडी यानी जिस स्पीशीज से वो आता है उस बॉडी स्पीशीज में वो बड़ा माना जाता है। उसके बाद पोलार बियर है, रेन डियर्स हैं, ये बड़े होते हैं, ठीक है। और स्मॉल बॉडी पार्ट्स, इनके पैर देखोगे आप, इनके हाथ देखोगे, पांडा देखोगे तो ऐसा बड़ा सा भारी सा आदमी लेकिन छोटे हाथ पैर, समझ रहे हो, कान छोटे। तो इनके बॉडी पार्ट्स छोटे होंगे, बॉडी पार्ट्स मतलब हैंड, जो आउटर स्ट्रक्चर जो हमारा मूवमेंट के लिए काम आता है या किसी चीज़ के लिए काम आता है, वो बॉडी पार्ट्स छोटे होंगे, लेकिन पूरी बॉडी बड़ी होगी, ठीक है। ये क्यों मैं क्यों बता रहा हूँ, और लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम,
ये मैं कैटेगराइजेशन क्यों बता रहा हूँ, पिछले कुछ साल में ऐसे क्वेश्चंस आए हैं, जैसे कि मैंने वो डेजर्ट वाला बताया था कैसी लीव्स होती हैं, ठीक है, कैसे एनिमल कहाँ मिलेंगे। तो ऐसे ही अगर एक पर्टिकुलर डायमेंशन के हमें पता होंगे कि वहाँ कैसे लोग रहते हैं या फिर कैसी स्पीशीज़ होती हैं, तो अगर आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा कि कौन से बायोम का है, मान लो टुंड्रा नहीं भी आया, कोई और आया, तो आपको पता है कि ये वाला कैसे क्लासिफिकेशन तो टुंड्रा का होता, तो ये भी आप एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि आप क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, जिस साल अभी मैंने दिया था उस साल कैसे वन स्टेटमेंट करेक्ट, पहले क्या आता था 1 2 1 2 3, तो आपने देखा 1 है तो मतलब ये तो होंगे ही होंगे, और बाकी जिसमें 1 नहीं है उसको हटा दिया, तो ये एलिमिनेशन लग गया। अब कैसे स्टेटमेंट आ रहे हैं, ओनली वन स्टेटमेंट करेक्ट, ओनली 2 स्टेटमेंट करेक्ट, ओनली 3 स्टेटमेंट्स करेक्ट, या ऑल आर करेक्ट। तो अब आप एलिमिनेट नहीं कर सकते अनटिल अनलेस आपको स्पेसिफिक ना मालूम, तो आपका नॉलेज का अंडरस्टैंडिंग का एरिया आपका वाइडर होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सभी क्वेश्चन ऐसे आएंगे, लेकिन इसकी भी प्रोबेबिलिटी अब बढ़ गई, तो हमें इसके लिए भी तैयार रहना है। ये गंदा कर। अब नेक्स्ट हम जो पढ़ने वाले हैं वो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट या टाइप ऑफ क्लाइमेट, ठीक है, इसी टाइप कर लेते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन टाइप ऑफ क्लाइमेट, या रेन फॉरेस्ट वगैरह जो हमने देखे थे। एवरग्रीन वाले हमने कहाँ देखे थे, किस कैटेगरी में, मतलब किस लैटिट्यूड में देखे थे हमने, एक बार फिर से पढ़ो। ट्रॉपिकल एवरग्रीन टाइप ऑफ क्लाइमेट कहाँ दिखाया मैंने, टेम्परेट एवरग्रीन लिखवाया होगा मैंने, हो ही नहीं सकता मैंने ये लिखवाया हो, टेम्परेट लिखा होगा वहाँ पे, यहाँ पे टेम्परेट, ठीक है, यहाँ पे वार्म, यहाँ पे हॉट, यहाँ पे हॉट, यहाँ पे वार्म, यहाँ पे टेम्परेट। ग्रासलैंड है या कोनीफोरस है, ये है, ये वाला है, नीचे वाला है। ठीक है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉर, यहाँ पे ट्रॉपिकल कैसे आ सकता है आप ये बताओ, 65 पे ट्रॉपिकल कैसे आएगा, अभी तो मैंने बताया बीच में जो होगा वहां पे ट्रॉपिक्स होगा ना, तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन में कहाँ वाले आएंगे, 0 से 10 डिग्री वाला जो फॉरेस्ट है वो होगा ट्रॉपिकल एवरग्रीन। अभी तो समझ में आ रहा है, अभी मैं जो बता रहा हूँ, सेकंड है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल तो अब आप देखोगे ना अपने एटलस में, आपको देखना होगा कि एक जो वो बन रहा है मैप बनेगा, उसमें यहाँ पे ये ठीक है, यहाँ पे जावा वगैरह है, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये अफ्रीका है, ये साउथ अमेरिका है, ठीक है। तो हो सकता है यहाँ पे मैंने थोड़ी गड़बड़ की हो, मतलब यहाँ पे जो मैंने लाइन निकाली हो थोड़ा सा ये गैप डिस्टेंस हो, लेकिन यहाँ से हमारी बीच वाली इक्वेटर जाती है, इसको मान लो कि ये इक्वेटर जाती है, ऐसी जाती है ना, मतलब जाती स्ट्रेट है, मैंने ये थोड़े ऊपर नीचे बना दिए होंगे, ठीक है। यहाँ पे ये अपना मेडिटेरेनियन, और यहाँ पे ये है, यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है ना, यहाँ पे स्पेन, जर्मनी और ये सब है, यहाँ पे ब्रिटिश, यूके वगैरह है, ठीक है, कोई दिक्कत। यहाँ पे फिनलैंड वगैरह है, यहाँ पे वो ग्रीनलैंड और ये है, ठीक है, ये है। तो जो मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ 0 से 10 डिग्री के बीच में, 10 डिग्री साउथ और 10 डिग्री नॉर्थ, 10 डिग्री साउथ और 10 डिग्री नॉर्थ, इसके बीच में ही जो हमारे वो मिलेंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, वो कहाँ मिलेंगे, इसके बीच में गिरेंगे, 10 डिग्री साउथ और 10 डिग्री नॉर्थ। तो अगर आप अपना एटलस देखोगे तो इधर देखो, ये यहाँ पे आपको मिलेंगे, अमेजोन के फॉरेस्ट कहाँ मिलते हैं, है ना, उसके बाद ये यहाँ पे ये वाले, यहाँ पे आप देखोगे ये जो जावा और ये सब आइलैंड्स हैं यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। तो समझ आ रहा है कहाँ मिलेंगे, तो अगर
कभी आए ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट तो यहाँ टाइप मिलेंगे, ठीक है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ कि इन केस ऑप्शंस में कहीं आए, आपको कहीं मैप में पता हो, मैप आप देखोगे जैसे जैसे प्रिपेयर करोगे तो आप मैप काफ़ी सारे देखोगे अपने हिसाब से प्रिपरेशन के दौरान, नेशनल पार्क आइडेंटिफाई करोगे, बायोस्फीयर रिजर्व आइडेंटिफाई करोगे, और सब मैप में लोकेट करके करोगे तो उससे याद जल्दी रहता है, ठीक है। तो और एलिमिनेशन में भी हेल्प आता है कि हाँ ये वाला तो मैंने यहाँ बनाया था, यहाँ तो नहीं होगा, तो उसमें वो आसानी करता है, ठीक है। तो वहाँ करोगे ना तो आपको ये दिखेगा कि कहाँ कहाँ हैं, तो किसी और फॉरेस्ट का नाम दिया जाएगा जो यहाँ पे होगा, जैसे अगर कोई यूक्रेन में है तो वहाँ पे हमने देखा कि टेम्परेट वाला या फिर ग्रासलैंड आएगा, ना कि ये, ठीक है। वो अब देखो 10 डिग्री नॉर्थ 10 डिग्री साउथ लिख लिया, ठीक है। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होता है थ्रू आउट द ईयर, हॉट हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर, एंड एब्सेंस ऑफ विंटर, इसको अंडरलाइन करो, एब्सेंस ऑफ विंटर। अब देखो हमारा इंडिया जो आता है यहाँ पे, यहाँ से क्या निकलती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री निकलती है, आपने ये लिख लिया एब्सेंस ऑफ विंटर। अब सामने देखिए, ठीक है, यहाँ पे क्या है, हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। अब सन जब सन तो वही है, अर्थ जब घूमता है, ठीक है, तो अपनी डायरेक्शन जो इसकी डिस्टेंस फ्रॉम दी सन है वो चेंज होती है, यहाँ पे पास होती है, यहाँ पे दूर होती है, फिर यहाँ से वापस दूर होती है, यहाँ पे पास होती है। उसके बाद 23.5 डिग्री हम टिल्ट भी है और फिर हम घूमते भी रहते हैं। तो इसके कारण ये जो हो रहा है, ये जो प्रोसेस हो रहा है, इसके कारण हमारा सन से डायरेक्शन दूर होता है। अब देखो कोई लाइट यहाँ से पड़ रही है और फिर दूर से पड़ने लगे, फिर पास से और ऊपर से हम भी घूम रहे हैं वो, तो ये जो इसका फोकस है, एक तो हमने इक्वेटर बनाई है, जो ग्लोब में हमने बनाई है वो परमानेंट है, लेकिन जो थर्मल इक्वेटर होती है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वो तो चेंज होती रहती है ना। थर्मल इक्वेटर मतलब जहाँ पे फोकस जो उसका सन का है वहाँ पे बीच में आ रहा है, ठीक है, तो वो चेंज होती रहती है। तो थर्मल इक्वेटर ऊपर और नीचे जाता है, समझ लो। तो अभी क्या है, थर्मल इक्वेटर नीचे गया है, जब जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन है ना, जो थर्मल इक्वेटर वो नीचे गया है, तो अभी जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो नीचे आई होगी, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नीचे आई होगी, मतलब जो हमारे यहाँ जून ऊन में गर्मी रहती है ना वो अभी कहीं और होगी, नीचे तरफ होगी। लेकिन अगर आप इस 10 डिग्री को देखोगे, यानी 0 डिग्री और 10 डिग्री के बीच में, इससे कितना भी नीचे चला जाए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर उसके नीचे से नहीं जाता है, इसलिए वहां पे गर्म ठंडी का माहौल नहीं रहता है। हो सकता है ये क्वेश्चन में ना आए, मैं आपको ये समझाने के लिए बोल रहा हूँ, कहीं ऑप्शन में आ जाए कि वहां पे विंटर इतने टाइम पड़ती, कम समय के लिए विंटर पड़ती है, तो वो गलत स्टेटमेंट है, नहीं पड़ती है, ठीक है। तो हो सकता है एक आध बार रात में किसी ने महसूस कर ली होती कि भाई ठंडी है, और फिर तुम्हें उसमें लगी नहीं हमने तो ठंडी महसूस की थी। ओवरऑल जो क्लाइमेट उसका है, एक आध दिन का वेदर चेंज हो सकता है ओवरऑल, लेकिन जो उसका क्लाइमेट है वो ठंडी नहीं पड़ती है, ठीक है। ओके, ये लिख लिया आपने। यूनिफॉर्म क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर, यूनिफॉर्म विंटर एंड यूनिफॉर्म क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। सॉइल कौन सी होती है, लेटराइट, सॉइल लिखिए, सॉइल टाइप लेटराइट, उसको ब्रैकेट में लिखिए हेवीली, ब्रैकेट में लिखिएगा हेवीली लीच्ड, हेवीली लीच्ड, लीच्ड का मतलब क्या होता है, जिसके न्यूट्रिएंट्स वॉश ऑफ हो चुके हों। अब देखो हमने क्या स्पीशीज पढ़ी थी, लेटराइट, लेटराइट सॉइल, हेवीली लीच्ड, लीच्ड का मतलब होता है उसके न्यूट्रिएंट्स निकल चुके हैं। अब क्या होगा कि जो उसके न्यूट्रिएंट्स क्यों निकल चुके हैं, मतलब बहुत ज्यादा वो प्रोडक्टिव नहीं रह गया। अच्छा उसका आगे वाला स्टेटमेंट लिखो फिर मैं बताता हूँ। इट डू नॉट सपोर्ट लग्जरी सेकेंडरी वेजिटेशन, इट डू नॉट सपोर्ट लग्जरी सेकेंडरी वेजिटेशन, बता रहा हूँ। अब देखो हमने जो इकोलॉजिकल सक्सेशन पढ़ा था, इसीलिए वो थोड़ा सा बेसिक पढ़ना जरूरी होता है। इकोलॉजिकल सक्सेशन पढ़ा था, ठीक है, उसमें देखा था हमने कि जब वो क्लाइमेक्स स्पीशीज तक पहुंचते हैं, ठीक है, क्लाइमेक्स स्पीशीज तक पहुंचते हैं तो ऑलरेडी इतना न्यूट्रिएंट सॉइल से ले चुके होते हैं कि उसकी सॉइल प्रोडक्टिव
नहीं रह पाती। तो आप जब जो सेकेंड बार वो कटेंगे और दोबारा उगेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वहां पे आप खेती कर लो उनको हटा के। क्यों? क्योंकि उसकी ऑलरेडी जो सॉइल है वो लीच्ड है, ऑलरेडी जो सॉइल का जो न्यूट्रिएंट है वो सब खत्म हो चुका है, खत्म इन द सेंस कि बहुत नीचे चला गया है, ठीक है। इसीलिए वहां पे लग्जरी जो सेकेंडरी वेजिटेशन है वो नहीं हो पाता है। समझ आ रहा है ये? तो अगर कहीं पे आएगा कि आप अगर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को हटा दो और वहां खेती कर सकते हो, तो कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये समझने वाले स्टेटमेंट है। ऑल सेम स्टेटमेंट्स नहीं आएंगे, स्टेटमेंट्स थोड़े अलग से आएंगे। आपको ये वाले चीजों को याद रख के इसका लॉजिक लगा के काम करना है, ठीक है। लॉजिक सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, वरना ठीक है। रेड सॉइल होती है, क्यों? हाँ, कलर ऑफ द सॉइल इज रेड बिकॉज, कलर ऑफ द सॉइल इज रेड बिकॉज ड्यू टू आयरन ऑक्साइड्स, ड्यू टू आयरन ऑक्साइड्स। जंग लगते देखा है, जंग कैसी लगती है, उसमें लाल रंग देखा है, ब्राउन लाल। ऐसे ही आयरन के पार्ट यहाँ पे किसमें, बीच वाले में पाए जाते हैं, बीच वाले बेल्ट में। और इसी के कारण वहाँ पे आयरन ऑक्साइड का के कारण लाल मिट्टी का वो दिखता है, ठीक है। तो अगर आप इसमें जो ट्रीज देखोगे, या इसमें जो आप वेजिटेशन का टाइप देखोगे, तो अगर आपको कहीं स्टेटमेंट आता है, आया भी है, कि बहुत क्लाइमेक्स स्पीशीज हैं, मतलब क्लाइमेक्स स्पीशीज हैं, ऊपर से 3 लेयर्स में, 3 लेयर्स में कैसे, कि बड़े बड़े पेड़, ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी लेवल के पेड़, ठीक है, श्रब्स, उसके बाद उसमें लिपटने के लिए बहुत सारे ये है ना, और फिर ग्रासेस, ये सब है। तो ये कहाँ पे मिलेगा आपको? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में। समझ गए? 3 स्टेप 4 स्टेप में जो जंगल होता है, कि मतलब बड़े पेड़, फिर छोटे पेड़, फिर हर्ब्स एंड श्रब्स, ठीक है, और उसके बाद उसमें ये सब भी, ठीक है, वो कहाँ मिलता है आपको? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में, ठीक है। क्यों? हाँ, हमेशा हरा रहेगा। एवरग्रीन का मतलब एवरग्रीन, डेसीडियस, ठीक है, ड्राई। तो एवरग्रीन का मतलब है कि हमेशा हरा, वो अपनी पत्तियां नहीं झड़ाएंगे। क्यों? लीव्स, क्यों? क्योंकि बारिश हो रही है ना। फिर जब आप डेजर्ट की तरफ, डेजर्ट बायोम की तरफ जाओगे, तो उसके बीच में आपको डेसीडियस फॉरेस्ट मिलेगा। ये एवरग्रीन है, इधर देखो सब लोग, ये एवरग्रीन है, ठीक है। उधर है डेजर्ट, ये हमने देखा था, मतलब इसको ऐसा कर दो, तो ऐसा देखा था क्या, कि एक सीरीज के बाद चलता है ये। तो बीच में हमने क्या इकोटोन पढ़ा था, ऐसा एरिया जो 2 बायोम्स के बीच में आता है, ठीक है। तो ये एवरग्रीन, यहाँ पे पत्तियां कभी नहीं झड़ती। और ये है डेजर्ट, जहाँ पे पत्तियां अपने आप को कैसा मोल्ड कर ली, कि कांटे हो गए हैं, थिक वेक्स है, ठीक है, ज़्यादा नहीं होते हैं, शैलो शैलो रूट्स होती हैं। तो इनके बीच में एक बायोम भी तो आएगा, मतलब ऐसा तो नहीं है कि ये हो गया फिर ये हो गया, एक सक्सेशन चलेगा धीरे धीरे, तो इधर का इधर का। तो यहाँ पे डेसीडियस फॉरेस्ट आएगा, वो जो कि एक टाइम पे पत्ते झड़ाएगा, और फिर वो जो पतझड़ का मौसम आता है वो हर जगह नहीं आता है, ठीक है। तो वो जो इस बायोम के बीच में आएगा जहाँ पत्ते, तो वो डेसीडियस फॉरेस्ट होता है। जो पत्ते नहीं झड़ाते हैं उनको एवरग्रीन फॉरेस्ट बोलते हैं, ठीक, ठीक है। ये हार्डवुड स्पीशीज होती हैं यहाँ पे हार्डवुड स्पीशीज होती हैं, मतलब इनकी लकड़ियां सख्त होती हैं, ठीक। डाइवर्सिटी हाई होती है। इंपॉर्टेंट स्पीशीज के नाम लिखो यहाँ पे। मोहोगनी, MAH, महोगिनी, ठीक है। एबोनी, रोजवुड, एपिफाइट्स, ठीक है, एपिफाइट्स, EPIPHYTES, मोहोगनी, इबोनी, EBONY, ठीक है, इबोनी, बैम्बू, रोजवुड, TES, एपिफाइट्स। इसके नीचे ऑर्चिड्स लिख देना, इसमें ऑर्चिड्स लगते होंगे।
हाँ, ORCHIDS, ऑर्चिड्स। और इसमें कैसा, मुझे जहाँ तक याद है, एक बार और उसको कंफर्म कर लेना, कॉमेंसैलिज्म होता है कि मतलब एक को कोई नुकसान नहीं है और एक को फायदा होता है, ठीक है, जहाँ तक एक बार और देख लेना। हाँ, एग्रीकल्चर सपोर्ट नहीं करता, ये देख लिया। प्लांटेशन एग्रीकल्चर हो सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत फर्टिलाइजेशन लगेगा, ठीक है। कल्चर हो सकता है, लेकिन बहुत हैवी डोज ऑफ फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड लगता है, जैसे कि कोका, पाम ऑयल, शुगर केन, साबूदाना, कैम्फर वगैरह, टोबैको, ये सब लगा सकते हो, ठीक है। ठीक है, अब सवाना बायोम देखेंगे हम। सवाना क्या था? सवाना बताओ क्या था? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, तो जो ट्रॉपिक्स में आते हैं और ग्रासलैंड है, ठीक है। बायोम में सब आता है, ठीक है। हमें कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ना है जिससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, बाकी को हम स्किप भी कर सकते हैं। इससे क्वेश्चंस आए हुए हैं, ये जो 3 टाइप का वेजिटेशन है और ये है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। हाँ, तो जहाँ, हाँ, यही पढ़ रहे थे हम। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। अब सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट पढ़ेंगे हम। 10 से 35 डिग्री, ठीक है। ग्रासलैंड्स होते हैं सवानास, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स को क्या बोलते हैं? सवानास, ठीक है। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को क्या बोलते हैं? सवानास। और जो टेम्परेट ग्रासलैंड होते हैं उनको क्या बोलते हैं? हाँ, टुंड्रा तो ठंडा वाला हो गया। जो यूक्रेन वगैरह है उसको क्या बोलेंगे? तो उसका नाम स्टेपीज। आप लोगों ने उस दिन लिखा नहीं था क्या? जो मैंने यहाँ पे लिखाया था, लिखा है ना, ठीक है। तो स्टेपीज बोलते हैं, तो वो टाइप है। फिर तो सवानास का टाइप पूछेंगे तो अफ्रीका में कुछ सवानास होंगे, कुछ यहाँ पे होंगे अपने साउथ अमेरिका में होंगे, कुछ यहाँ पे आके हमारे यहाँ भी होंगे, ठीक है। तो वहाँ पे होंगे, वापस से वही, है ना। ये वाला थोड़ा ऊपर आएगा, तो यहाँ से भी यही, एक इक्वेटर जाएगा, थोड़ा ऊपर से जाएगा, ठीक है। इक्वेटर जाएगा, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वगैरह जाएगा, ठीक है।
नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जाएगा और ऊपर से 35 डिग्री की एक लाइन जाएगी, तो उसी के बीच में 10 डिग्री से, मतलब इससे ये जो 10 डिग्री है इसके ऊपर यहाँ से नॉर्थ और साउथ और 35 डिग्री तक जो आपको ग्रासलैंड्स मिलेंगे वो कौन से, सवाना ग्रासलैंड्स हो गए। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे अपना अपना एटलस है आपके पास क्या? ठीक है, अगर हो तो ले आओ यहाँ पे। ठीक है, नाइजीरिया है वहाँ पे और डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में है, आप देख लेना। अभी आप लिखो ब्राज़ील अफ्रीका में है, देखो ऑरिनिको बेसिन। ठीक है, ब्राज़ील में कैंपोस, ब्राज़ील में कैंपोस, अफ्रीका में मसाई लैंड, हाईलैंड्स ऑफ केनिया, तंजानिया एंड युगांडा, वो जो मसाई लैंड लिखा था ना आपने वो। रहने दीजिए। ठीक है, ये लिखा। आप क्लाइमेट लिखिए, इसका क्लाइमेट लिखिए ऑल्टरनेट वेट एंड ड्राई क्लाइमेट, ऑल्टरनेट वेट एंड ड्राई क्लाइमेट, सूखा और गीला। एवरेज अराउंड रेनफॉल कितना होगा? 50 से 70 सेंटीमीटर। जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन होता है वहां पे 100 प्लस होगा। ठीक है, और एवरेज रेनफॉल 50 से 70 सेंटीमीटर है। रेनफॉल ऑकर्स ड्यूरिंग समर। ठीक है, और विंटर मेज में ड्राई रहता है। हमने क्या देखा? ड्राई ड्राई वेट ड्राई वेट ड्राई वेट रहता है। कैसा रहता है? ड्राई वेट ड्राई वेट ड्राई वेट। तो ड्राई कब रहेगा? विंटर्स में, और रेन कब रहेगा? समर्स में। ठीक, ओके। नेचुरल वेजिटेशन में क्या है? डोमिनेटेड बाय टॉल कोर्स ऑफ ग्रासेस एंड शॉर्ट ट्रीज, टॉल ग्रासेस एंड शॉर्ट ट्रीज। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि ग्रासेस से शॉर्ट आपकी ट्रीज हैं। ट्रीज की एक पर्टिकुलर हाइट होती है, तो जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होगा उनकी बहुत ज़्यादा हाइट होगी, तो उनके कंपैरिजन में यहाँ पे टॉल ट्रीज होंगे। लेकिन ग्रासेस भी काफ़ी 6 फुट वगैरह की हो जाती हैं। ठीक है, उससे थोड़ी बहुत ज़्यादा ही हो जाती हैं, है ना। तो टॉल ग्रासेस, शॉर्ट ट्रीज। ट्रीज आर प्रेजेंट अलोंग बॉर्डर्स। ट्रीज कहाँ पे है? बॉर्डर्स में। जैसे कि आप देखो, वापस देखो, इधर देखो, यहाँ पे फॉरेस्ट है अच्छा खासा। ठीक है, यहाँ पे ग्रासलैंड है और फिर डेजर्ट है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये यहाँ पे अच्छे सारे ट्रीज होंगे, हैवी ट्रीज होंगे, पूरे में होंगे। यहाँ पे आप बॉर्डर्स में आते जाएंगे, विच मीन्स यहाँ पे आते आते ट्रीज की डेंसिटी और हाइट कम होगा और ट्रीज यहाँ पे रुक जाएंगे, तो फिर वो बॉर्डर्स में मिलेंगे आपको ट्रीज, और फिर ग्रासलैंड चालू हो जाएगा, फिर डेजर्ट। समझ रहे हो आप? एक सक्सेशन टाइप का। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं कि जब डेजर्टिफिकेशन को रोकना हो तो फॉरेस्टेशन करिए। मतलब जब कोई लैंड खराब होता है, बेयर लैंड हो जाता है, उसमें प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाती है, वहाँ डेजर्टिफिकेशन होने लगता है, तो कोशिश करते हैं कि वहाँ पे ट्रीज लगाए जाए, है ना। ओके, ट्रीज आर अलोंग विथ बॉर्डर्स। ठीक है, उसके बाद वाटर लिमिट्स एंड फॉरेस्ट फायर इंश्योर। हाँ, ये देखो, ग्रासलैंड में ग्रास को सक्सेशन पाने के लिए और ट्रीज को रोकने के लिए, मैंने बताया था ना कि वहाँ पे वो अपने आप को आग लगा लेते हैं। ये आपको बताया था मैंने? नहीं बताया था। हर जगह सक्सेशन होता है। पूरी लड़ाई किसकी है? अपनी प्रोडक्ट पॉपुलेशन बढ़ाने की। चाहे आप चींटी देखो, चाहे आप ग्रासलैंड देखो, चाहे आप पेड़ देखो। एवरग्रीन फॉरेस्ट पढ़ा हमने, उस पर हाइट क्यों बड़ी होती है या कैनोपीज क्यों ज़्यादा होती है? बताओ, हाइट बड़ी, इतनी बड़ी क्यों हाइट है? कुछ तो प्रॉब्लम होगी ना, इतनी क्यों हाइट? सनलाइट। ठीक है, तो वहाँ बहुत सनलाइट है, सबको चाहिए। तो जो जिसको ज़्यादा चाहिए, जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट क्या है? जो कंडीशन के हिसाब से इवॉल्व हो जाए। तो वहाँ पे क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत सनलाइट आ रही है, तो वो अपने आप को बहुत ऊंचा कर लेते हैं। ऐसे यहाँ पे क्या है? ग्रासलैंड क्या क्या चाहता है कि ये पेड़ यहाँ ना लग पाए। अब यहाँ से चिड़िया आई, चिड़िया ने क्या बोलते पेड़ में क्या किया? खाना खाया, उसका सीड लिया, सीड उसके पेट में आ गया। बहुत सारी, अभी एक चिड़िया नहीं होती, बहुत सारी होती है। हम यहाँ सामने भी देखते हैं कितनी सारी चिड़िया आती है। खाए, ये ग्रासलैंड में आई और यहाँ पे उनने बीट की, तो उनकी वेस्ट के साथ क्या आया? बीज भी आए। तो उनने उनका कैटलिस्ट का काम किया, मतलब वो यहाँ पे उनका फैलाने काम किया। लेकिन ग्रासलैंड नहीं चाहता कि कोई और स्पीशीज उसकी जगह
आए तो ग्रासलैंड गर्मियों में अपने आप को रगड़ के क्या कर देता है, आग लगा लेता है। ग्रास की कैपेसिटी है कि वो फायर रेजिस्टेंट होता है, मतलब उसके सीड्स फायर रेजिस्टेंट होते हैं, एक बार आग लग गई तो अपने आप को उगा सकते हैं। लेकिन उसकी नहीं है, क्योंकि उसने आपको अपने आप को वैसा इवॉल्व किया ही नहीं। पेड़ ने तो क्या सोचा, मैं गिरूंगा उग जाऊंगा। इसने लेकिन इसको तो सर्वाइव करना है ना, तो इसने ये तरीका अपनाया, तो इसने घिस घिस के अपने आप को आग ले। तो फॉरेस्ट फायर जो है इस कारण से भी लगती। तो पानी की कमी के कारण और फॉरेस्ट फायर के कारण, पानी की कमी के कारण और फॉरेस्ट फायर के कारण ग्रासेस इवॉल्व करती हैं और पेड़ कम मिलते हैं ग्रासलैंड में। और ये क्वेश्चन आया हुआ है, उसमें कई क्वेश्चन, उसमें कई थे कि ह्यूमन कॉज होगा, ये कॉज होगा, ये होगा, लेकिन एक जो उसका आंसर था वाटर एंड लिमिटेड वाटर एंड फायर। Water limits and forest fire ensure that trees do not replace grasses in ecological succession under water limits, jaldi likhiye please, water limits and forest fires ensure that trees do not replace grasses, that trees do not replace grasses in ecological succession under savanna biome या फिर grassland biome। रिप्लेस ग्रासेस, उस थोड़ा सा लॉजिक लगाओ ना कि हम किसकी बात कर रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ मैं जल्दी खत्म कर दूं। एडेप्टेशन ऑफ ट्रीज, अब देखो ट्रीज क्या है अडेप्ट करेंगे यहाँ पे कि अपने ट्रंक्स को ब्रॉड कर लेंगे। क्या होता है, यहाँ पे सीधे जा रहे थे, यहाँ पे हवा ज़्यादा नहीं थी, यहाँ पे हवा ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ग्रासलैंड है। ग्रासलैंड में जब आपको बेयर लैंड मिलता है, कभी आप गाड़ी चलाओगे, यहाँ से भी जाओगे, कभी पाटन तरफ गए आप लोग, है ना, तो उधर से जाओगे तो जहाँ खेत एरिया आता है, अभी अंदर चलाते नॉर्मल चलते, नॉर्मल चलते, जैसे साइड में खेत आते हैं तो आप सीधे जा रहे हो, सीधे जा रहे हो, सीधे जा रहे हो, एकदम से आपके बाजू से कोई गाड़ी आई बड़ी सी और आगे निकल गई। आप बाइक से जा रहे हो, एक बड़ी ट्रक आया और आपके आगे निकल गया, तो एक फ्लो ऑफ वो रोक देता है और एकदम से छोड़ देता है, तो आपका गाड़ी ऐसी बहकती है, मतलब एक तरफ से गाड़ी यानी हवा आती है और आपकी गाड़ी को बहकाती है, बार बार ऐसा करती है, ठीक है। तो जब बेयर लैंड होता है ना तो हवाएं ज़्यादा चलती हैं, बेयर लैंड में हवाएं ज़्यादा चलती हैं, ठीक है। तो उधर पे अब अपने आप को कंट्रोल रखना है, रोकना है, तो अपने ट्रंक्स को फैलाना पड़ेगा, ऊपर की कैनोपी भी बढ़ानी पड़ेगी। कैनोपी क्यों बढ़ानी है? सनलाइट आएगी तो ग्रास को, समझ रहे हो, तो वो अपने आप को, तो अम्ब्रेला शेप बनाते हैं और कैनोपी अपना ट्रंक भी फैलाते हैं। ग्रासेस कैसी होती है? वेरी टॉल, इवन 12 to 15 फीट्स, इवन मतलब इतनी हो सकती हैं, 12 से 15। एलिफेंट ग्रास होती हैं, ठीक है। वायरी एंड बाउंसी होती हैं। कोर्स कैसी? वायरी एंड बाउंसी। डोमिनेंस ऑफ कार्निवोरस, हेंस नोन एज बिग गेम कंट्रीज। डोमिनेंस ऑफ कार्निवोरस, अब देखो कार्निवोरस क्यों होंगे? ग्रास ज़्यादा है तो हर्बीवोरस होंगे, अब हर्बीवोरस होंगे तो कार्निवोरस भी होंगे, है ना। तो वहाँ पे अब क्योंकि ग्रासलैंड है, भागने की जगह है, एवरग्रीन फॉरेस्ट में हर जगह जंगल है, भागने की तुम्हें वैसी जगह नहीं है, लेकिन क्योंकि ग्रासलैंड है तो भागने की जगह है, तो उनके पैर कैसे पतले होंगे, बड़े होंगे, दौड़ने में स्पीड ज़्यादा होगी। तो चीता कहाँ से आया? ग्रासलैंड से आया, ठीक है। आपको ज़्यादा जो तेज़ भागने वाले क्विक प्रेडेटर्स हैं और क्विक क्या बोलते हैं जो प्रेज हैं, वो सब जो आपके हिरन हैं, ये है, वो ग्रासलैंड कल्चर के हैं, मतलब जहाँ पे स्पीड ज़्यादा है, ठीक है, जहाँ पे भागने की स्थिति ज़्यादा है, तो अपने आप को वो भी अडेप्ट करेंगे, ठीक है। अफ्रीकन लायन वगैरह, है ना। हर्बीवोरस डेवलप करते हैं कैमोफ्लेज एंड स्पीड, स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं अपनी, और ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब डेजर्ट बायो में आते हैं, ये हो गया, सवाना हो गया, हाँ। नॉर्मल मतलब जो भी वो होंगे, अफ्रीकन लायन और जिनकी स्पीड ज़्यादा है वो सब यहाँ पे कार्निवोरस ज़्यादा मिलेंगे और ये सब, ठीक है। डेजर्ट बायोम में आओ, वो करली एंड बाउंसी ग्रास लिख लिया ना, करली एंड बाउंसी ग्रासेस, हम वायरी एंड वो, ठीक है। डेजर्ट बायोम में आओ, हम सब नहीं पढ़ेंगे, जहाँ से मुझे लगता है कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं या आए हुए हैं, ऑलरेडी आए हुए हैं, वो वाले पढ़ लेंगे।
अब फिर कुछ नया आ जाए तो फिर थोड़ा सा तो आप पढ़ के ही जाएंगे, एनसीईआरटी में सब दिया हुआ है, मैं एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ, उसके बाद आपको एनसीईआरटी से भी पढ़ना है, ठीक है। तो थर्ड है ना ये हमारा, फोर्थ है, हमने क्या टुंड्रा पढ़ा, एवरग्रीन पढ़ा, सवाना पढ़ा, ये डेजर्ट, ठीक है, डेजर्ट बायोम। तो डेजर्ट बनता कैसे, डेजर्ट हमेशा ज़्यादातर, वैसे हमेशा ही वेस्टर्न ऑफ साइड ऑफ द मार्जिन पे, कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न मार्जिन पे डेजर्ट होता है। और एक और बात आप देखोगे कि कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न मार्जिन पे जो करंट है, जो करंट है, वाटर करंट है, ओशन करंट है, वो हॉट होती है, ठीक है, वार्म ओशन करंट, हॉट नहीं, वार्म ओशन करंट होती है। तो वार्म ओशन करंट क्या करती है, यहाँ से ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएगी। अब देखो हमेशा क्या होता है, हाई प्रेशर वाली जगह से लो प्रेशर वाली जगह के ऊपर विंड चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलती है, ये समझ में आता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर ऐसी चलती है विंड, ठीक है, ये अभी मैं आपको भूल जाऊँ, ऐसे चलती है। अब देखो यहाँ पे क्या जा रहा है, ये है मेरा वेस्टर्न, ये आप, मैं अपनी तरीके से देख रहा हूँ या आपकी तरीके से देखते हैं, तो ये ईस्ट, ये है वेस्ट, ठीक है, ये है वेस्टर्न पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट। अब यहाँ से जा रही है वार्म ओशन करंट, वार्म ओशन करंट क्या जा रही है, वार्म ओशन करंट जा रही है। अब वार्म ओशन करंट जाएगी तो यहाँ से भाप ऊपर उठेगी, भाप ऊपर उठेगी, और भाप ऊपर उठी मतलब नीचे लो प्रेशर हो जाएगा। प्रेशर का क्या मतलब है, कोई दबाव दे रहा है, ठीक है। अगर हवा हल्की होगी तो ऊपर उठेगी, हवा हल्की होगी गर्म होगी, गर्म हीट ऊपर जाती है, तो नीचे लो प्रेशर बनेगा ना, इससे ये कुछ चीज़ मैंने रखी है और वो उठ गई तो लो प्रेशर हुआ, अगर कोई चीज़ दबा रही है तो हाई प्रेशर हुआ। तो ठंडी में हाई प्रेशर होता है, ठंडी में हवा भारी होती है तो हाई प्रेशर होता है, और गर्मी में लो प्रेशर तो ऊपर होती है, तो ऐसे ये लो प्रेशर क्रिएट करती है यहाँ पे, ठीक है। तो हवा कैसी चलती है, यहाँ से ऐसी, ठीक है, एक कारण ये। दूसरा, वेस्टर्न मार्जिन पे होने के कारण ये होता है कि जो यहाँ पे ट्रेड विंड्स है, ऊपर ट्रेड विंड्स है, हम कहाँ पढ़ रहे हैं, 10 से 35 डिग्री के ऊपर है ना, सॉरी, हाँ एक सेकंड, आराम से आराम से, 10 to 35 डिग्री है, ठीक है, यही है। तो यहाँ पे ट्रेड विंड्स चलती हैं जो इक्वेटर की तरफ, ITCZ बोलते हैं इसको, इंटर कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस जोन, जोन बोलते हैं, ठीक है, सी का एक और इंटर कन्वर्जेंस जोन बोलते हैं, जहाँ पे आके ट्रेड विंड्स मिलती हैं, है ना। तो अगर ये इक्वेटर है तो यहाँ से ऐसी आएंगी और यहाँ से ऐसी आएंगी, ठीक है, फिर वो जो कोरोलियस फोर्स लगता है तो फिर वो मुड़ती हैं ऐसी, वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट। फिलहाल ये देखो कि ट्रेड विंड्स होती हैं जो ऐसे चलती हैं, ठीक है, इधर तक आती हैं। उसके बाद अब यहाँ पे आ रही हैं, तो ये देखो इधर क्योंकि ऐसे आ रही हैं, इधर क्योंकि ऐसे आ रही हैं, इधर से कैसे ऐसे आ रही हैं, ठीक है, तो वो ऑफशोर जाती हैं, क्योंकि वेस्टर्न साइड ऑफ मार्जिन है ना, तो ऑफशोर, ऑफशोर मतलब यहाँ से बाहर की तरफ, यहाँ से अंदर की तरफ नहीं आती हैं। हमारे यहाँ मानसून क्यों आता है, इंडिया में मानसून क्यों आता है, कि नॉर्थ वेस्ट विंड हमारे यहाँ अंदर तरफ वेस्टर्ली के कारण अंदर तरफ आती हैं, तो क्या करती हैं, यहाँ का मॉइस्चर उठाया, यहाँ का मॉइस्चर उठाया और हमारे यहाँ लाके पटक दिया, यही सिंपल मानसून है, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड, रिवर्सल हो रहा है क्योंकि यहाँ पे उसको क्या मिल गया, मॉइस्चर, तो उसने यहाँ लाके पटक दिया, ये समझ गए। यहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट बनता है और ये सब होता है, ज्योग्राफी में पढ़ोगे आप, यहाँ पे लाके पटक दिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि विंड यहाँ से यहाँ चल रही है, तो यहाँ का मॉइस्चर खींच के ले जा रही है, तो यहाँ पे बारिश नहीं हो पा रही, ऊपर से ट्रांसपिरेशन ऑफ वो हो जाता है क्या, सॉरी, टेम्परेचर इन्वर्जन हो जाता है, जिसमें क्या होता है कि दिन में बहुत गर्मी होती है और रात में बहुत ठंड होती है। तो क्लियर स्काई होने के कारण, क्योंकि बादल नहीं बन पा रहे हैं, स्काई क्लियर है, तो एक सेकेंड, टेम्परेचर इन्वर्जन हो जाता है। टेम्परेचर इन्वर्जन के लिए जो बारिश के लिए कंडीशन चाहिए वो टेम्परेचर इन्वर्जन की नहीं चाहिए, वहाँ पे बादल होनी चाहिए, लगनी चाहिए। टेम्परेचर इन्वर्जन में क्या होता है कि नीचे बहुत ठंडा हो जाता है रात में और सुबह बहुत गर्म हो जाता है, ठीक है, तो उसके कारण बारिश नहीं हो पाती। तो ये सब कारण से वेस्टर्न साइड ऑफ मार्जिन में क्या बनता है, डेजर्ट बनता है। समझ में आया, एक तो वेस्टर्न साइड है तो ट्रेड विंड ऑफशोर होती हैं, ये समझ में आया। यहाँ से क्या निकलता है,
वार्म ओशन करंट, ये समझ में आया, ठीक है। टेम्परेचर इन्वर्जन समझ में आया कि वहाँ पे जो कंडीशन, टेम्परेचर इन्वर्जन का मतलब होता है, ऐसी पहाड़ में भी टेम्परेचर इन्वर्जन होता है कि जब रात में देखोगे तो रात में एक तो ठंडी होती है पहाड़ में नेचुरली, ठीक है। तो नॉर्मल रूल क्या कहता है, नॉर्मल रूल कहता है कि जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे टेम्परेचर कम होगा, ये होता है नॉर्मल रूल। लेकिन रात में क्या होता है, क्योंकि हवा ठंडी हो जाती है तो ये जो पहाड़ है, पहाड़ के बीच में वैली में हवा ठंडी नीचे आती है, तो नीचे ज़्यादा ठंडी होती है, ऊपर गर्मी होती है। इसीलिए वो सोते, वो लोग देखोगे पहाड़ में कि सोते ऊपर जाके हैं, दिन भर काम नीचे करते हैं पहाड़ के लोग, क्योंकि उनको पता होता है। टेम्परेचर इन्वर्जन बोलते हैं। नॉर्मल नॉर्मल जो टेम्परेचर का रूल है कि हाइट के साथ टेम्परेचर कम होगा, उसको जो निगेट कर जाए वो टेम्परेचर इन्वर्जन होता है। समझ गए? ओके, तो ये तीन समझ में आए। वार्म ओशन करंट की कोल्ड ओशन करंट, ये ऊपर से आता है ना यहां से, ऐसे साइकिल घूमता है, यहां से वार्म जाना चाहिए, यहां से कोल्ड आना चाहिए, ये कोल्ड ओशन करंट होना चाहिए ना। हाँ, यहाँ कोल्ड ओशन करंट होगा। तो लॉजिक वापस वही है, क्योंकि वहां पे उसके लिए मॉइस्चर नहीं है, ये बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो कोल्ड ओशन करंट आएगा, लॉजिक सेम है। तो कोल्ड ओशन करंट ट्रेड विंड ऑफशोर और, हाँ, और सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट में आता है। सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिक से ऊपर तो सब ट्रॉपिकल, हाई प्रेशर बेल्ट मतलब जहां पे गर्मी नहीं, ठंड होगी, वो वाला सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट नहीं है ये ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा आप सच में। जो ये वाले के लिए तो आपको ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट बताऊंगा तो उसके लिए आपको ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ओके, क्लाइमेट कैसा होता है? डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर इज वेरी हाई। डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर हाई क्यों है? हाँ, टेम्परेचर हाई नहीं, डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर मतलब कम और ज्यादा टेम्परेचर में डिफरेंस है। क्या होता है, जैसे कि ट्रॉपिक्स, आप कहाँ पे, इक्वेटर के पास आए तो जो डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर है वो सेम रहेगा, मतलब रात में और सुबह गर्मी रहेगी, बहुत ज्यादा ऑसिलेट नहीं करेगी। लेकिन डेजर्ट में क्या होता है, क्योंकि रात में टेम्परेचर इन्वर्जन होता है तो टेम्परेचर बहुत गिरता है और सुबह बहुत गर्म होता है, तो जो ये जो डिफरेंस बिटवीन द एक्सट्रीम टेम्परेचर है वो ज्यादा हो जाता है, तो जो रेंज ऑफ टेम्परेचर वो हाई होता है। टेम्परेचर इन्वर्जन के कारण रात में टेम्परेचर बहुत कम होता है, समझ रहे हो? टेम्परेचर इन्वर्जन के कारण रात में टेम्परेचर कम होता है, और सुबह तो ऑब्वियसली डेजर्ट है, ठीक है, तो बढ़ा है टेम्परेचर, तो दोनों में रेंज ऑफ टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। यहाँ से हॉट कोल्ड करंट बह रहा है, ठीक है, वेस्टर्न साइड ऑफ मार्जिन से कोल्ड करंट बह रहा है, ज़्यादातर कोल्ड करंट बहता है, ठीक है। समर हैव लो रेनफॉल, समर्स हैव लो रेनफॉल ड्यू टू कन्वेक्शन। एक होता है एडविक्शन, एडविक्शन के कारण बारिश होती है, ठीक है। दूसरा होता है कन्विक्शन, ठीक है। एक बार पढ़ लो, कोई दिक्कत आ रही हो तो। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उतना तो समझ में आ रहा है ना, बता रहा हूँ मैं, वेजिटेशन और स्पीशीज बता रहा हूँ मैं, ये बता रहा हूँ कि देखो, अब जैसे मैंने हॉट हॉट करंट बोला, ठीक है, हॉट ओशन करंट बोला, या वार्म ओशन करंट बोला, या कोल्ड ओशन करंट बोला। तो कोल्ड ओशन करंट का मतलब है कि एक नदी सी बहती है किसमें, समुद्र में, ये बताया। अब क्योंकि वो ऊपर से आ रही है तो वो कोल्ड होगी, और यहाँ से गर्म जा रही है तो हॉट होगी। नीचे से ट्रॉपिक से जा रही है तो ट्रॉपिक का पानी कैसा होता है, गर्म होता है, ये होता है, तो ये कोल्ड होगी यानी वार्म होगी। और ऊपर से आ रही, क्योंकि ठंडी जगह से आ रही तो कोल्ड होगी, ये समझ में आया। वेस्टर्न साइड ऑफ मार्जिन में यानी किसी कॉन्टिनेंट के वेस्ट में अगर आप देख रहे हो तो ऐसे ही देखोगे कि किसी कॉन्टिनेंट के वेस्ट में कोल्ड जाती है, क्यों? क्योंकि एक ओशन का ऐसा चक्कर बनता है, तो यहाँ से ऊपर से आ रही है क्योंकि, तो वो कोल्ड होगी। एक ये बात समझ में आई, ठीक है। अब क्योंकि कोल्ड है तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी तो वो नीचे तरफ जाएगी, ठीक है, और हॉट है तो उसकी ऊपर रह जाएगी। ये सैलिनिटी,
कोरोलियस मोशन, ये सब आपको जब एक्चुअली में आप ओशन करंट पढ़ोगे तब ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अभी के लिए मुझे लगता है कि ये सफिशिएंट है समझने के लिए, ठीक है। ओके, वेजिटेशन कौन से, जीरोफाइटिक, ZXERO, वेजिटेशन में लिखिए। जीरोफाइटिक, जेरोफाइटिक, जेरोफाइटिक का मतलब क्या है, जिनकी लीव्स नहीं होती हैं, या तो वो होते हैं टाइनी लीव्स होती हैं, या तो लीव्स नहीं होंगी या तो टाइनी लीव्स होंगी, छोटी होंगी। कभी आपके घर में कैक्टस होगा, तो कैक्टस वो लीव्स नहीं है एक्चुअली, उसके स्टेम्स है और फिर उसके कांटे है ना। और या फिर आपके घर में वो क्रशूला करके प्लांट होगा, तो मुझे लगता है वो ज़्यादातर ठंडी वाला प्लांट है या गर्मी वाला, मुझे नहीं पता वो क्या, लेकिन उसकी लीव्स छोटी हैं, ठीक है। नहीं वो नहीं होगा वैसे, नो लीव्स और टाइनी लीव्स ऐसे प्लांट्स। दूसरा है थॉर्नी लीव्स, मतलब लीव्स मॉडिफाई इनटू थॉर्न्स, यानी कि कांटों में बदल जाते हैं। क्यों? क्योंकि अपने पानी को वो जल्दी रेस्पिरेट नहीं होना देना चाहते, हाँ, ट्रांसपिरेशन ना हो। सक्लेंट, SUCCELENT, देखो पहला है टाइनी और नो लीव्स, जैसा हम किस में देखते हैं, अपने कैक्टस में, ठीक है। या फिर सक्लेंट, जिसका मतलब है जूसी या वाटरी स्टेम, हाँ, एलोवेरा करीब, हाँ, जूसी या वाटरी स्टेम होते हैं। अब देखो, कभी आपने वो आम का पेड़ लगाया है, वही घर पे जो हम खाते हैं, मैं मतलब ऐसा करता हूँ कि गुठली छीलो, उसको 5 दिन गीले टिश्यू पेपर में रखो, उसका कुछ हो जाएगा, फिर उसको गमले में डाल दो, तो बड़ा हो जाता है इतना जब, तो आप देखना कि वो जूसी नहीं होता है, क्योंकि वो डेजर्ट एरिया का नहीं है, वो नॉर्मल प्लांट जो है, ठीक है, तो उसके अंदर जूसी नहीं होता है, जूसी नहीं। लेकिन जैसे आप एलोवेरा बोल रहे हो या ये जो कांटे वाले पेड़ होते हैं, उसके जो स्टेम होते हैं वो जूसी होते हैं, जूसी इन द सेंस कि अंदर कुछ पल्प टाइप का कुछ मटेरियल होता है, वो वुडन बहुत ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। हेयरी जूसी वैक्सी लीव्स, हेयरी जूसी या वैक्सी लीव्स, उसकी लीव्स में भी आपको ये सब मिलेगा। रूट सिस्टम कैसा होता है, शैलो होता है, डेंस होता है, बट डीप नहीं होता है। शैलो हो, डीप नहीं होगा, डीप नहीं होगा, दैट आई एम श्योर, डीप नहीं होगा। आपने कहीं पढ़ा है क्या, डेजर्ट में नीचे पानी नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि नीचे बहुत पानी है, ग्राउंड वाटर है ना, तो डीप नहीं होगा। अगर आपको कहीं पढ़ने में मिले कि डीप है, देन यू कैन करेक्ट इट, अदरवाइज मेरी बात मानो कि डीप नहीं होता है, ठीक है। अगर आपको कहीं पढ़ने मिले तो आप उसको करेक्ट कर सकते हो, लेकिन फिलहाल मेरी बात मानना है कि डीप नहीं होता है। शैलो होगा और डेंस होगा। रूट सिस्टम, ठीक है, रूट सिस्टम कैसा होगा, शैलो होगा और डेंस होगा, ठीक है। एनिमल लाइफ देखो, जैसे कि हमारे यहाँ क्या, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहाँ आके, वहीं आके मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद इट हैज़ लार्जली फाउंड इन इंडिया, और ये सब क्रिटिकली एंडेंजर्ड और ये सब, ठीक है, कोई बात नहीं। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है। लॉन्ग, लॉन्ग होगा, डीप नहीं होगा, लॉन्ग डेंस ये सब होगा, डीप नहीं होगा। हाँ, नहीं नहीं, वो रही वाटर स्कार्स एरिया, जहाँ पे वाटर की कमी होती है, डीप नहीं होता है, मुझे जहाँ तक पता है। वो क्यों बता रहा है आई डोंट नो, बट आप शैलो अगर कहीं देखो, अगर वो डीप बोलता है तो आई डोंट नो, बट वो शैलो और बोले कि बहुत डेंस होता है तो हाँ बोलना उसको, मतलब वो सही है, ठीक है। डीप वाला मुझे नहीं लगता कि होता है, जहाँ तक मैंने देखा है।
एक बार और कंफर्म कर लेना, उसको लिख लेना साइड में अपने, कंफ्यूजन में उसको रेड पेन से लिख लो कि अगर ऐसा भी आता है तो स्टेटमेंट सही होगा और लगा देना, ठीक है। नहीं, लास्ट बचा है बस। हाँ, फॉरेस्ट, इंडियन फॉरेस्ट, मॉइस्ट डिसीडियस, डिफॉरेस्टेशन, डेजर्ट इकोसिस्टम, ठीक है। अडेप्टेशन, रूट सिस्टम, वेल डेवलप्ड, स्प्रेड ओवर लार्ज एरिया, ठीक है। सम क्या, ठीक है तो लिख लो उसको, डीप लिख लो, बट आई डोंट नो कि शैलो में, अगर शैलो आए तो आप शैलो भी लगा देना, लेकिन शैलो आए तो वो डेजर्ट का है ये मान लेना, ठीक है। शैलो इज मोर प्रोमिनेंट वर्ड फॉर डेजर्ट, इसीलिए मैं डीप को इतना निगेट कर रहा था। डीप लिखा है उसको लिख लो, कोई बात नहीं, लेकिन अगर शैलो आता है तो शैलो मेजरली कहाँ के लिए है, डेजर्ट के लिए, ठीक है। शैलो एंड डेंस कहाँ के लिए है, डेजर्ट के लिए। तुम बताओ, अभी पढ़ा है कहाँ पे, सवाना में कहाँ रेनफॉल नहीं, 50 से 70 मीटर। चलो अच्छा, अभी स्टेपीज पढ़ो, स्टेपीज पढ़ो। और ये जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, इतने से इतने में मिलता है, आपको इसको मैप में जाके लिखना है कि कौन कौन से मिलते हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चन आए कि इनमें से कौन से ये वाले बायोम्स है, आइडेंटिफाई करो, या आइडेंटिफाइड ऑड वन आउट, ठीक है। तो आपको कुछ पर्टिकुलर दिए होंगे और एक अलग बायोम दिया होगा, तो आपको पता तो होना चाहिए कि ये कॉमन बायोम के, ठीक है। स्टेपीज बायोम, नहीं थोड़ा सा और है, 11 बजे तो हो जाएगा ना। हाँ, क्या है, ठीक है पढ़ लो, एनडीए पढ़, एज यू विश, कोई वो नहीं है मेरी तरफ से, मेरी तरफ से बिल्कुल वो नहीं है, आप जैसा हो सही समझे, पेपर निकलना चाहिए और जिसमें ज़्यादा ध्यान दे के निकलोगा वो सही है, कोई दिक्कत नहीं है वैसे में, ठीक है। स्टेपीज बायोम में टेम्परेट ग्रासलैंड बोलते हैं उसको, ग्रासलैंड किस तरीके के, टेम्परेट रीजन के। अभी हम ट्रॉपिकल के देखे थे सवानास, हम टेम्परेट ग्रासलैंड के क्या देखेंगे, बायो, देखिए स्टेपीज। टेम्परेट रीजन में देखा होगा हमने तो 35 से 65 सेंटीमीटर के बीच में, डिग्री बीच में, ठीक है। जैसे कि नॉर्थ अमेरिका में अगर आप देखोगे तो प्रेरीज जो ग्रासलैंड है, नॉर्थ अमेरिका लिखते जाओ, नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज ग्रासलैंड है, ठीक है। वहाँ वो कौन सा है, स्टेपीज के फॉर्म में, ठीक है। प्रेरीज ग्रासलैंड, नॉर्थ अमेरिका। साउथ अमेरिका में पेम्पास, पेम्पास साउथ अमेरिका में, ठीक है। यहाँ पे यूरेशिया तरफ में आओगे तो पुस्तास, PUZTAZ, हंगरी में, ठीक है। TAZ, हाँ, हंगरी में। यहाँ पे
ये जो साउथ अफ्रीका की तरफ आओगे ना, तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा? वील्ड, VEILD, ओ सॉरी, वीड, VEID, साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ठीक है। मंचूरियन कहाँ मिलेगा आपको? चाइना के वहाँ पे ऊपर। और कैटेबुरा ग्रासलैंड, तो हाँ मंचूरियन। क्या लगा आपको? नहीं, सच में वो मंचूरियन नाम है उसका। कैटापूरा ग्रासलैंड कहाँ मिलेगा? CETEBURA, कैटाबर्ग है, BURG है वो, ये अपना ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो जो कैंपोस था, कैंपोस, वो कौन सा था? सवाना था, मतलब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड था। और ये जो पेम्पाज है, ये कौन सा है? टेम्परेट ग्रासलैंड, मतलब स्टेपीज। ये दोनों साउथ अमेरिका में थे, तो कंफ्यूज नहीं करना इन दोनों को, ठीक है। ट्रीज लेस होंगे, ठीक है। ग्रासेस आर शॉर्ट, कंपैरेटिवली जूसी एंड न्यूट्रिशियस। देखो स्टेपीज ग्रासलैंड में ट्रीज तो नहीं, लेस होंगे, कम होंगे, है ना, वही बाउंड्रीज पे मिलेंगे। ग्रासेस आर शॉर्ट एंड कंपैरेटिवली जूसी एंड न्यूट्रिशियस। दे रिक्वायर्ड लेस मॉइस्चर, उनने अपने आप को अडेप्ट कर लिया होगा ना, तो मॉइस्चर उनको कम चाहिए। दे रिक्वायर कैटल रियरिंग एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल इन दिस रीजन आर मेन ऑक्यूपेशन। क्यों? क्योंकि ग्रासेस हैं तो उनको चराने के लिए जगहें हैं, ठीक है। इसीलिए अगर आप न्यूजीलैंड में जाओगे तो वहाँ पे बहुत सारी गाय मिलती हैं। न्यूजीलैंड में जाओगे तो बहुत सारी गाय और शीप्स मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? घास है खिलाने के लिए, है ना, और अच्छी खासी घास है, मतलब बहुत जूसी है, इसलिए वहाँ की जो हमारे यहाँ की, हमारे यहाँ हमको लगता है बहुत ज़्यादा, हमारे यहाँ जो वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन है इंडिया में होता है। लेकिन अगर आप इंडिया की काऊ को और वहाँ की काऊ को कंपेयर करेंगे, तो जो मिल्क प्रोडक्शन की कैपेसिटी है वो वहाँ की काऊ की कई गुना ज़्यादा है हमारे यहाँ से, है ना। वहाँ पे एक फार्म में करीब 100 गाय रहती हैं, मतलब बहुत बड़े स्केल पे करते हैं वो, एक ही फार्मर बहुत ज़्यादा स्केल, और बहुत ऑर्गेनाइज भी है उनका, क्योंकि ग्रासलैंड, ठीक है। तो वेजिटेशन कैसे बिजनेस को इम्पैक्ट करता है, ये भी आप लोगों को समझना है, तो कहीं आंसर लिखना हो तो यही, ठीक है। देखो वीट, विंटर वीट कैसा होता है? हार्ड वीट होता है। और समर वीट कैसा होता है? स्प्रिंग वीट। इट इज हायर एल्टीट्यूड, लैटिट्यूड में मिलता है, मतलब। तो ये जो रीजन है, तो अभी हम देख रहे थे ना, यूक्रेन वॉर चल रहा था, तो वहाँ से वीट नहीं आ पा रहा था, कमी हो रही थी, तो वहाँ पे सॉफ्ट वीट मिलता है, जो कि बिस्किट बनाने में, ब्रेड बनाने में, ये सब बनाने में लगता है, ठीक है। तो वो ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया का, वर्ल्ड कहा जाता है, कौन? यूक्रेन वगैरह, उधर का रीजन, ग्रासलैंड वाला, ठीक है। ग्रासलैंड रीजन टेम्परेट वाला ब्रेड बास्केट कहा जाता है। वहाँ से बहुत ज़्यादा वीट और ये सब सप्लाई होता है, लेकिन अगर वॉर हो गई तो डिसरप्शन, ठीक है, चेन डिसरप्शन हो जाता है। मेडिटेरेनियन है, लेकिन आपको क्या ही करें, टाइगर अभी आप, ठीक है। तो ओवरऑल पता चला कि क्या क्या हो सकता है। अब ये हमने टेरेस्ट्रियल रीजन पढ़ा, क्या पढ़ा हमने? मतलब जो एक्वेटिक के उधर जमीन में था, उसमें से हमने कुछ कुछ पढ़ा। अब हम एक्वेटिक में कुछ कुछ चीज़ें पढ़ेंगे थोड़ी थोड़ी, और फिर ये वाला सेक्शन ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, फिर हम बायोडाइवर्सिटी में मूव करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं एक्वेटिक में। हम्म, कुछ बोल रहे हो आप लोग? ठीक है। तो शुरू में हमने देखा था कि फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होते हैं, वो जो ऊपर से लेते हैं, तो वो कहाँ से मिलेंगे आपको? एक्वेटिक सिस्टम में। तो कुछ आपको एनिमल्स मिलेंगे, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, जैसे कि न्यूस्टॉन, वो फ्लोटिंग प्लांट्स जो होते हैं, जैसे मैंने जलकुंभी बताई थी ना,
कि जिनके रूट्स शैलो नहीं, यानी ज़मीन से नहीं होते हैं, उनके रूट्स पानी में ही रहते हैं, उसी की न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्व करके उनकी कैपेसिटी ये होती है कि उनको सॉइल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो पानी में चढ़ते रहते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? न्यूस्टॉन। ठीक है, कुछ मैं लिख रहा हूँ ऑर्गेनिजम्स के नाम। एक्वेट, अब हम क्या शुरू कर रहे हैं, एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात शुरू कर रहे हैं, तो उसमें कुछ हम ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे, कुछ हम यानी प्लांट और फ्लोरा फोना दोनों पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम कुछ वेटलैंड और ये सब देखेंगे। ठीक है, कि वेटलैंड क्या होता है, मैंग्रोव्स क्या होते हैं, ठीक है, ये सब देखेंगे और फिर इसको ख़त्म करेंगे। ठीक है, आपको भी आ सकता है वेटलैंड और मैंग्रोव्स तो क्या आ रहा है फिर? तो ट्रॉपिकल क्यों है, उसका आंसर क्या है? हाँ, एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, या ऑर्गेनिजम्स के बारे में। हाँ तो बताओ। हाँ ठीक है, और ओके ठीक है, आपको ज़्यादा पता है तो आप मुझे डायरेक्ट करो कि भैया ऐसे पढ़ाना है या नहीं, मतलब अगर जो में कोई टॉपिक निकल गया और आपको लग रहा है कि नहीं इससे नहीं हो पाएगा तो वहाँ मुझे बता देना, अदरवाइज तो क्लास चल रही है। ठीक है, न्यूस्टॉन। ये कौन से प्लांट्स होते हैं? फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं, अनअटैच्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। कैसे होते हैं? अनअटैच्ड, अनअटैच्ड फ्लोटिंग प्लांट्स। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? ओके, पेरी। अब इनके लेवल देखना, एक लेवल है कि ऊपर तैर रहा है, अब ये किसी से अटैच नहीं है, अब दूसरा लेवल कैसा होगा? अटैच वाला। ठीक है, पेरी फाइटोन्स, पेरी फाइटोन्स, these organisms which remain attached to stem and leaves, they remain attached to stems and leaves, steps and leaves से अटैच रहते हैं ऑफ रूटेड प्लांट सब्सटेंस। तो नीचे जो बॉटम मड होती है उससे अटैच रहते हैं और फिर ऊपर इमर्ज करते हैं बॉटम मड में। ठीक है, तो आप इसको समझने के लिए इतना सब करना ज़रूरी नहीं है आपको। ये पानी बनाया, इसमें रूट्स बनाई, और ये आपका कमल टाइप का जो चीज़ है। ठीक है, ये हो गया आपका पहला वाला। दूसरे वाले में क्या होगा? पानी बनाया, नीचे मड सरफेस, यहाँ पे ये है, ऊपर आया और फिर ये जो उग गया, ये है दूसरा वाला, पेरीफाइटॉन और न्यूटॉन्स, न्यूस्टॉन। ठीक है, ये समझ में आया? आपको अगर डायग्राम याद रह गया तो आपको उसका डिस्क्रिप्शन याद रह जाएगा। ठीक है, प्लैंक्टन्स बताया था हमने। प्लैंक्टन्स क्या होते हैं? दिस ग्रुप इंक्लूड बोथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लांट्स लाइक एल्गे, यानी कि फाइटोप्लैंक्टन्स। ये दो ग्रुप ऑब्टेन करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि एल्गे, जिसको हम फाइटोप्लैंक्टन्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये समझ में आया? एंड एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लांट्स है ना, एंड एनिमल्स लाइक, ये क्या है? प्लांट्स है,
और एनिमल्स। क्रस्टेशियंस, क्रस्टेशियंस कौन होते हैं? प्रोटोजोआन, जूप्लैंक्टन्स, है ना। क्रस्टेशियंस तो वो होते हैं जिनके शेल्स होते हैं। क्रस्टेशियन वो एनिमल्स होते हैं जिनके शेल्स होते हैं। और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि जू प्लैंक्टन्स, तो फाइटोप्लैंक्टन्स को कौन खाता है? जू प्लैंक्टन्स, फिर फिश, फिर क्रस्टेशियंस और ये सब, है ना। तो ऐसे चेन चलता है, हमने देखा है। क्रस्टेशियन भी होंगे, जू प्लैंक्टन्स भी होंगे यहाँ पे, जू प्लैंक्टॉन्स, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। ये ऊपर वाले क्रस्टेशियंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होते, वो शेल्स वाले प्लांट होते, केकड़े और प्रॉन वगैरह, है ना। हाँ, ये सब। नेक्टॉन कौन होते हैं? विच कैन स्विम। नेक्टॉन्स कौन होते हैं? जैसे कि मछली। इसके आगे आप कुछ मत करिए, बस ये बना लीजिए। अब चाहे फिर वो टर्टल हो जाए, विच कैन स्विम लिख लीजिए, विच कैन स्विम। अब चाहे टर्टल हो जाए, चाहे कोई हो जाए, है ना। और बेंथोस, ऑर्गेनिज्म फाउंड लिविंग इन द बॉटम ऑफ द वाटर मास, डेवलप बेंथोस, जो नीचे रहते हैं वो बेंथोस होते हैं, ठीक है। बेंथोस कौन होते हैं? जो वाटर मास के बॉटम में रहते हैं, ठीक है। ये कुछ टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सनलाइट वगैरह सब आती है, डिजो हाँ, अभी की ये वाला है, डिजोल्व ऑक्सीजन, लीक इकोलॉजी। बेंथोस नीचे जो भी बॉटम में रहता हो। वैसे प्लांट देखो, अगर वहां सनलाइट नहीं पहुंच रही है तो प्लांट का रहना मुश्किल है, लेकिन अगर कुछ ऐसा है कि बॉटम में सनलाइट पहुंच रही है तो वो होंगे, ऑर्गेनिजम्स हैं जो नीचे पहुंचते हैं। अब हम लेक इकोलॉजी पढ़ रहे हैं। लेक इकोलॉजी, इसमें क्या होगा कि एक लेक होगी, उसका यही सब होगा कि फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे, जू प्लैंक्टन्स खाएंगे, मछलियां होंगी नॉर्मल। लेकिन लेक इकोलॉजी में जो क्वेश्चन आते हैं वो आती है, मेजर जो क्वेश्चन है वो है एल्गल ब्लूम का क्वेश्चन, वो है ऑक्सीजन उसमें कितनी प्रेजेंस है, तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड और डिजॉल्व ऑक्सीजन, इनके बीच में डिफरेंस देखना है आपको। एल्गल ब्लूम क्या होता है वो देखना है, एल्गल ब्लूम कैसे प्रॉब्लमेटिक होता है वो देखना है, बस इतना देखना है, ठीक है। ये खत्म ही कर देते हैं, अभी तो 11 भी नहीं बजा और, है ना। हाँ, जैसा भी हो, बात सही था, वो कॉलेज वालों ने चेंज कर दिया मेरा, तो मुझे भी वो है, तो मैं ये बोलूँ कि आप आज आ गए सुबह, कल फिर 11 पे आ गए और फिर परसों फिर यही करोगे, तो इससे अच्छा कुछ दिन, अच्छा ऐसा ऐसा होना है मेरा कि 19-20 और फिर 23-24, ये 4 दिन ऐसा होना है कि सुबह यानी 11 बजे मुझे जाना है, 12 बजे। आप वो वाली बात बाहर एडमिनिस्ट्रेशन में कर लेना, तो ये वाली खत्म हो जाएगी, जो भी बोलेंगे तो फिर कंफर्म कर लेंगे ऐसा। ठीक है, तो हम लेक इकोसिस्टम पढ़ रहे हैं, उसमें वही होगा, ऊपर फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे, जू प्लैंक्टन्स खाएंगे और फिर वो पूरी इकोलॉजी चलेगी, ठीक है। लेक्स इंडिया में चिल्का वाटर, फ्रेश वाटर लेक, लोटेक लेक, है ना, ये सब है। ये सब भी क्वेश्चन आपको ग्राफ में या फिर जो वो आते हैं उनके मैप्स, मैप से क्वेश्चन डिफरेंट है। मैं कुछ कॉन्सेप्ट बस बताने वाला हूँ इकोलॉजी के। ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड और डिजॉल्व ऑक्सीजन, ठीक है। एल्गल ब्लूम क्या होता है, ठीक है, उससे प्रॉब्लम क्या क्या आती है, बस मैं ये इस पे थोड़ा सा फोकस करने वाला हूँ।
तो देखो क्या चाहिए आपको, सनलाइट चाहिए, है ना, पानी में ऑक्सीजन रहता ही है, यहाँ पे कुछ पेड़ होते हैं या फिर फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, जो सनलाइट रीच होती है इनको, ये क्या करते हैं, ये उगते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स, और ये यहाँ पे खाना बनाते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे वो भी होंगे प्लांट्स, कुछ नीचे वाले होंगे, ये खाना बनाएंगे, इससे जू प्लैंक्टन्स खाएंगे और फिर मछलियाँ खाएंगी और बड़े होंगी, ठीक है। ये यहाँ का इकोसिस्टम चल रहा है। तो यहाँ पे सन आ रही है, खाना बन रहा है, जो नॉर्मल हमने फूड चेन देखी थी वो चल रही है, ये है लेक इकोसिस्टम, ठीक है। उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है, अब कुछ टाइप के कॉन्सेप्ट पढ़ने। पहला है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, मतलब पहला है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसमें क्या होता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म इसके अंदर रह रहे हैं, इधर देखो, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म इसके अंदर रह रहे हैं, जितनी मछलियां और ये सब रह रहे हैं, उनको कितनी ज़रूरत है ऑक्सीजन की, लिविंग ऑर्गेनिज्म को जीने के लिए, वहाँ के प्लांट्स को, उनको जिनको कितनी ज़रूरत है लिविंग ऑर्गेनिज्म को रहने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। तो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। ये समझ में आ रहा है। दूसरा है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये क्या होता है, इसमें ये है कि अगर कोई न्यूट्रिएंट्स वहां पे मिल जाए तो उसके बाद ऑक्सीजन कितना ऊपर नीचे होगा, वो है। और एक बार और कंफर्म कर लेते हैं, पॉल्यूशन में आएगा ना, एल्गल ब्लूम, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, slightly better mode use of major pollutant। इसका ये जो डेफिनेशन है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड की डेफिनेशन है, वो ये लिखी है, ये पॉल्यूशन मेजर करने के लिए एक तरीका है। सुनो, ये क्या है, पॉल्यूशन मेजरमेंट का, पॉल्यूशन मेजरमेंट का एक तरीका है। किसका तरीका है, पॉल्यूशन मेजरमेंट का तरीका है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि इट इज मेजर ऑक्सीजन इक्विवेलेंट ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीडेशन टू टोटल ऑर्गेनिक मैटर। इसमें ये क्या करेगा, जो टोटल ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी फॉर ऑक्सीडेशन बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बाय टोटल ऑर्गेनिक मैटर, उसको कैलकुलेट किया जाएगा। वो प्रेजेंट है या नहीं वो कैलकुलेट किया जाएगा, ये क्या होगा, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। और तीसरा है डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। तीसरा क्या है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, जो एक्चुअली में प्रेजेंट ऑक्सीजन है, जो एक्चुअली में प्रेजेंट ऑक्सीजन है, उसको क्या बोलेंगे, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। अब देखो ये तीनों कॉन्सेप्ट अब हमारे क्या काम आने वाले हैं। एक होता है प्रॉब्लम ऑफ यूट्रोफिकेशन,
ये एक टाइप का पॉल्यूशन है, ठीक है, जिसको एल्गल ब्लूम भी बोलते हैं, ब्लूम, ठीक है। इधर देखो अब फाइनली सुनो, सब इधर देखो। यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारे इंडस्ट्रीज का वेस्ट है, हमारे घर का जो पानी है, हमारे घर में मम्मी कुछ कुछ धोती हैं, डिटर्जेंट हो गया, ठीक है, या फिर कुछ ऐसी चीज़, कपड़े हो गए, उसमें ब्लीच होता है, कुछ भी होता है, तो वो सब बह के अगर किसी लेक में गया, हाउस से, एक घर से, एक इंडस्ट्री से उसका वेस्ट, जैसे कुछ केमिकल कंपोनेंट, ठीक है, अनट्रीटेड वाटर इसमें गया, किसी नाली का पानी इसमें गया लेक में, ठीक है, या किसी खेत से, फार्म से फर्टिलाइजर फॉस्फोरस और ये सब लेक में गए, तो क्या करेंगे वो? फर्टिलाइजर क्या करता है? फर्टिलाइजर क्यों डालते हैं? पॉल्यूट करने की तो नहीं। हाँ, मतलब आपकी क्रॉप को बढ़ाने का काम करता है फर्टिलाइजर, यही करते हैं ना, इसीलिए तो डालते हैं। फिर वो पोल्यूशन करता है, वो उसका सेकेंडरी है ना, डालते तो आप इसीलिए हो। अब वो इसमें जाएगा तो इसके न्यूट्रिएंट्स को भी ब्लूम करेगा, तो यहाँ पे एकदम से पेड़ों की भरमार हो जाएगी, ठीक है। अब वो पेड़ डेड हो जाएंगे एक टाइप के बाद। क्या होगा कि केमिकल जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है, तो पहले क्या होगा कि ऑर्गेनिज्म बहुत तेजी से बढ़ेंगे उसमें, तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जब यहाँ पे आपने क्या डाला, फर्टिलाइजर या कोई भी ऐसा मैटर डाला, फर्टिलाइजर को क्या मानना है आपको? कोई भी ऐसा मैटर जो वहां के न्यूट्रिशन को बढ़ा रहा है, ठीक है, न्यूट्रिशन इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, वहां पे क्या होगा? ऑर्गेनिजम्स ब्लूम करेंगे, ऑर्गेनिज्म क्या होंगे? बढ़ जाएंगे। अब ऑर्गेनिज्म बढ़ेंगे, अब यहाँ पे 5 लोग हैं, हम 4 लोग हैं, एकदम से 10 और हो जाएं, तो जो हमारी ऑक्सीजन की जो डिमांड है, जो रिक्वायरमेंट है, वो बढ़ जाएगी, विच मीन्स बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो एकदम से बढ़ेगी। समझ रहे हो? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो एकदम से बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे क्योंकि हमारे पेड़ वेड़ भी बढ़े, तो थोड़ी देर के लिए तो ये बढ़ेंगे, लेकिन फिर वो डेड हो जाएंगे। ये इनको क्या होगा? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ गई, लेकिन जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें पर्टिकुलर मैटर और ये सब मिल गया है, तो उसकी जो वाटर की क्वालिटी वो खराब हो जाएगी। तो जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो अब ये जो एकदम से बढ़ गए थे ऑर्गेनिज्म, ये सब कैसे हो जाएंगे? डेड। कैसे हो जाएंगे? डेड। और ये जाके ऊपर तैरने लगेंगे। क्या करेंगे? पानी में तैरने लगेंगे, तो डेड है ना, हो गए। अब ऊपर जो सनलाइट आ रही थी ऊपर से, ये जो सनलाइट, अब ये जो डेड हो गए हैं ये ऊपर जाके तैरने लगेंगे, यहाँ 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 पूरे में। तो ये जो सनलाइट आ रही थी वो क्या हो जाएगी? ब्लॉक। सनलाइट क्या हो जाएगी? ब्लॉक। तो उसके बाद अब नीचे दोबारा प्रोडक्शन, दोबारा वो रिचार्ज, रिजुविनेशन, वो सब नहीं हो पाएगा। तो वो क्या क्रिएट कर लेगा? डेड जोन। इसी को बोलते हैं एल्गल ब्लूम। आपने वो जो काई देखी है, कई तालाब में पूरा ग्रीन हो जाता है, ये वही है। समझ गए? ये एक टाइप का पॉल्यूशन है। तुम बोलना क्या चाह रही हो? पॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? एक सेकंड, पॉल्यूटेंट का मतलब क्या होता है? हाँ, तो यहाँ क्या हो रहा है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड तो एक प्रोसेस है ना। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड वो डिमांड है जो नीचे हम 4 लोग हैं, हमारी कुछ ऑक्सीजन की डिमांड है, 8-10 लोग और आ जाएं तो बढ़ जाएगी। तो ये पोल्यूशन थोड़ी है, ये एक स्टेट है कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जो हमारी ऑक्सीजन की डिमांड है, वो क्योंकि एल्गल ब्लूम हुआ, वहाँ पे ऑर्गेनिज्म भी एकदम से बढ़े, तो ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई, लेकिन जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो कम हो गया। ये प्रोसेस है, और इस प्रोसेस के बाद जो एल्गल ब्लूम होगा और ऊपर जाके वो जो डेड ऑर्गेनिज्म, डेड जोन बनाएगा, वो पोल्यूशन है।
और जो कॉन्टेमिनेंट्स जो हमारे खेत से, हमारे घर से, हमारी इंडस्ट्री से, जो हमारी नालियों से जाके लेक्स में मिल रहे हैं, वो पोल्यूशन है। और उसके कारण जो इम्पैक्ट आ रहा है वो एल्गल ब्लूम आ रहा है, और उस एल्गल ब्लूम के कारण अब वापस से ये रेजुविनेट नहीं हो पा रही है, डेड जोन बना रही है, इसीलिए वो क्या बोलते हैं पॉल्यूटेंट, ये प्रोसेस। समझ रहे हो? और कुछ और पूछो क्या? पक्का? पक्का? ठीक। अरे ये बिल्कुल सिंपल था, मतलब ये तो प्रोसेस नहीं, ये पॉल्यूटेंट कैसे हो सकता है? अब वेटलैंड पढ़ना है, बट कब, आज पढ़े या कल पढ़े? पक्का? आप आप कल? ठीक है, तो कल पढ़ते हैं, अभी के लिए।